तो ये कहानी आरिसू की है, जो कि रोज रात को 12 बजे एक रेडियो लाइव स्ट्रीम पर एक लड़की के साथ बात करता था। लेकिन एक दिन अचानक से वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। पर आरिसू का उस लड़की पर क्रश था, इसलिए वो ठान लेता है कि वो उस लड़की को जरूर ढूंढेगा। लेकिन परेशानी ये है कि आरिसू के पास उस लड़की की आइडेंटिटी नहीं है, पर उसे ये पता था कि वो कैसे टाइप के स्कूल में पढ़ना चाहती है। तो आरिसू भी उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात 4 लड़कियों से होती है, जिनकी आवाज सेम उस लड़की की तरह ही होती है। फिर वो उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है, जहाँ पर धीरे धीरे उन लोगों के बीच रोमांटिक फीलिंग्स आने लगती है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या आरिसू उस लड़की को ढूंढकर अपनी फीलिंग्स उसे बता पाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका मिस्टीरियस नाम अपोलो होता है, जो कि अपने आरिसू से बात कर रही होती है। फिर आरिसू पूछता है, वैसे अपोलो तुम कौन से हाई स्कूल में जाना चाहती हो? तो अपोलो कहती है, वो जरूर एक ऑल गर्ल स्कूल होना चाहिए, जहाँ पर मुझे उम्मीद है कि मुझे समुंदर देखने को मिल जाए। फिर कुछ सालों बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पूरिन हाई स्कूल, जहाँ की एक क्लास में एक टीचर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, जैसा कि आप लोगों को पता है पूरिन गर्ल्स स्कूल अब पूरिन बॉय स्कूल के साथ मर्ज हो गया है। लेकिन ये कहते कहते वो बीच में एक गलती कर देता है। तो ये सुनकर एक लड़का खड़े होते हुए कहता है, अरे सेंसे, आखिर आपने अभी ये गलती क्यों की? मुझे लगता है कि आपकी स्पीच बहुत ज्यादा अनपरफेक्ट थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्पीच को दोबारा बोले। तो वो टीचर उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो वो कहता है, अच्छा आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? और फिर वो अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है और कहता है, मेरा नाम है यामाबुकी आरिसू, मैं यामाबुकी परिवार का वारिस हूँ, और वो आदमी जो जापान को फ्यूचर में ऊंचाइयों पर ले जाएगा, इसलिए मेरी किस्मत में परफेक्ट होना लिखा है। और ऐसे ही वो अपनी बहुत सारी तारीफ करने लगता है। फिर वो कहता है, पर मेरे अंदर अभी भी एक कमी है, मैं अभी सिर्फ 99% परफेक्ट हूँ, और उस 1% को पूरा करने के लिए मुझे लेडीज से थोड़ी मदद चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप बारी बारी आएं और मुझे आई लव यू बोले। फिर पहला पीरियड खत्म हो जाता है और आरिसू के पास उसके दोस्त आकर कहने लगते हैं, आरिसू तुम्हारी वजह से ही लड़कियों ने हम लड़कों को पहले दिन से ही अजीब तरीके से देखना शुरू कर दिया। पर आरिसू तो अभी भी अपनी तारीफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके क्लास की एक लड़की आती है और कहती है, अच्छा तो तुम यामाबुकी परिवार से हो, मैंने सुना है कि वो परिवार बहुत ज्यादा अमीर है, और मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि वो आई लव यू वाली बात क्या थी? क्या तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो? मैं इस रोल के लिए अप्लाई करना चाहूंगी। तो आरिसू उठते हुए कहता, अच्छा तो अभी मुझे आई लव यू बोलो। पर उसके इस तरीके के बिहेवियर ने उस लड़की को थोड़ा सा हैरान कर दिया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती। तो वो कहता, तुम्हारे अंदर थोड़ी विल पावर की कमी है। तभी वो घड़ी की तरफ देखकर कहता है, बाथरूम जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मेरे पेट के बैक्टीरिया भी जानते हैं कि उन्हें कब बाहर आना है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्लास के लोग कहने लगते हैं, आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? तो उसके दोस्त बताते हैं, आरिसू मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर से ही किसी को ढूंढ रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो लड़की कैसी दिखती है। फिर हमें आरिसू को दिखाया जाता है, जो कि कॉरिडोर में चलते हुए कुछ लड़कियों की आवाज सुनता है और अपोलो की आवाज से उसे मैच करने की कोशिश करता है, पर वो समझ जाता है कि अपोलो नहीं है। तभी उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और उसके हैरान होने की वजह ये थी कि उसने अपोलो के ब्रॉडकास्ट की नोटिफिकेशन साउंड को अपने फोन में लगा लिया था। उसके बाद वो हमें बताता है, मिडिल स्कूल में मैं एक रेडियो शो सुनता था जिसे कि एक लड़की होस्ट करती थी, और उसने अपना नाम अपोलो रख रखा था। उसके बाद अपोलो कहती है, मिडनाइट हट ट्यून में तुम्हारा स्वागत है। फिर अरिसू आगे बताता है, उसके पास मुश्किल से कुछ लिसनर्स थे, और कभी कभी तो बस हम दोनों ही बात करते थे, और वो हमेशा एक ही सेंटेंस के साथ अपना शो खत्म करती थी। आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ कल भी हैंग आउट करना मेरे प्यारे लिसनर। और तभी प्रेजेंट में एक लड़की अरिसू के कान में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो अरिसू ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है, फिर तुम कौन हो? और वो लड़की कहती है, क्या तुम ये नहीं सुनना चाहते थे? और वैसे भी ब्रेक टाइम खत्म होने वाला है, तुम तो बाथरूम जाने वाले थे ना? तो कहता, हाँ मैं भूल गया था, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स लंच कर रहे होते हैं, और आरिसू भी वहाँ पर होता है, जो कि उस लड़की की आवाज को याद करके कहता है, उसकी आवाज बिल्कुल अपोलो जैसी थी, पर मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो अपोलो ही होगी। तभी वहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है, जिसमें एक लड़की बोल रही होती है, जिसकी आवाज सुनकर आरिसू को वो बिल्कुल अपोलो जैसी लगती है, इसलिए वो जल्दी से उठकर वहाँ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो हमें बताता है, अपोलो ने मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर के लास्ट तक रेडियो शो को बंद कर दिया था, और उसने अपने सारे अचीव्स भी डिलीट कर दिए। लेकिन मुझे हमारी चैट से पता था कि वो मेरे सेम एज की है और सेम प्रीफेक्चर में रहती है, और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो एक ऐसे ऑल गर्ल हाई स्कूल में जाना चाहती है जहाँ से समुंदर का नजारा दिखे। इसीलिए मैंने उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया, और मुझे एक स्कूल मिला जो कि उसकी बातों से 90% मैच करता था। इसीलिए मैंने उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ टाइम बाद वो स्कूल कोएड होने वाला है। उसके बाद वो ब्रॉडकास्टिंग रूम तक पहुंच जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मेरे दिल में है, जिससे कि मैं खुद को 100% परफेक्ट बना पाऊंगा। तभी वो गेट खोल देता है, तो देखता है वहाँ पर 4 लड़कियां हैं जो कि इस क्लब की मेंबर्स हैं। वो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। तो ये सुनकर वो सारी लड़कियां उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि अभी भी ब्रॉडकास्टिंग चालू थी। फिर वो लोग ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर देते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है, अरे तो वही लड़का जिससे मैं कॉरिडोर में मिली थी। तो दूसरी लड़की पूछती है, क्या तुम इसे जानती हो, रिका चांद? फिर उसमें से एक लड़की पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और दूसरी लड़की गुस्से में कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि हमारा स्कूल कोएड होने के बाद
और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। तभी आरिसू खड़ा होते हुए कहता है मुझे माफ करना, और वो अपने मन में कहता है रिका अपोलो जैसा साउंड करती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये चारों ही अपोलो जैसा साउंड कर रही है। फिर वो कहता है काले बालों वाली लड़की की आवाज और उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उसके जैसी ही है, और ट्विन टेल की टोन बिल्कुल वैसी है जब अपोलो गुस्सा होती थी, और सफेद बालों वाली लड़की का धीरे बोलने का तरीका बिल्कुल उसी के तरह है जब उसके पेरेंट्स घर पर होते थे, और रीका की आवाज भी वैसी ही है। फिर वो खुद के बारे में कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 साल के गैप में मैं उसकी आवाज को पहचान नहीं पा रहा। फिर रीका कहती है क्या तुम भी प्रो बनना चाहते हो? फिर दूसरी लड़की जिसका नाम शिनोबू है वो कहती है क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब तो यही होगा। आरिसू कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो उसमें से जो गुस्से वाली लड़की थी वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, और इस लड़की का नाम नेने है। फिर वो सफेद बालों वाली लड़की कहती है हम सब अपनी आवाज से करियर बनाना चाहते हैं, और इस लड़की का नाम इकू है। फिर इकू अपना सपना बताती है कि वो एक वीटूबर बनना चाहती है। शिनोबू कहती है मैं एंकर बनना चाहती हूँ। रीका कहती है मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, और नेने बताती है मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर उसे याद आता है कि अपोलो ने भी कहा था कि वो अपनी वॉइस के साथ करियर बनाना चाहती है। तभी शिनोबू कहती है मैंने सुना है कि तुमने एक पागलपन वाला सेल्फ इंट्रो दिया था, उसका मतलब क्या था? मेरे लवर बनो और मेरे बच्चों की माँ बनो, क्या तुम यही कहना चाहते थे? तो आरिसू बोलता नहीं वो मेरा मतलब। तभी नेने उसे एक लात मारकर कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम ठरकी कहीं के, तुम दिखते भी ठरकी हो, मुझे पक्का यकीन है तुमने अपना क्लाउड स्टोरेज गंदी फोटोज से भर रखा होगा। तो आरिसू कहता है मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। तभी इकू कहती है क्या वो मैं हूँ, और वो अपनी अवतार के साथ उससे बात करने लगती है। रीका कहती है मैं समझ गई, तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। फिर वो कहते नहीं तुम मुझसे मिलने नहीं आए, और वो हंसने लगती है। आरिसू कहता है तुम बिल्कुल सही हो, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, और मैं यामाबू की परिवार की कसम खाता हूँ कि मेरे कोई भी गलत इरादे नहीं है, मैं बस तुमसे दोबारा मिलना चाहता था और तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ठीक है अगर यहाँ कोई अपोलो है तो हाथ उठाओ। तो लोग पूछने लगते हैं आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो आरिसू समझ जाता है कि आखिर अपोलो अपनी आइडेंटिटी क्यों बताएगी, लेकिन आवाज के हिसाब से इनमें से पक्का कोई ना कोई अपोलो ही है, इसलिए मुझे उससे सीधा नहीं पूछना चाहिए। तभी सिनोबू कहती है हमें अपने ब्रॉडकास्ट पर वापस जाना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और अपने मन में कहता है मेरे पास अभी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे मौके होंगे। फिर वो लोग कहते हैं यहाँ पर वापस मत आना क्योंकि बाहरी लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। तभी उसे याद आता है कि अपोलो ने कहा था उसे एक वॉइस वर्कर की जरूरत होगी जो कि उसके साथ मिलकर उसकी मदद करे। तभी आरिसू कहता है मैं वॉइस वर्क में माहिर हूँ, इसका मतलब मैं खुद एक प्रो हुआ, और इसीलिए मेरे पास भी इस क्लब को ज्वाइन करने का पूरा हक है, और ये साबित करने के लिए मुझे इस क्लब की कमियों को बताने की परमिशन दो। और सबसे बड़ी कमी है वो इक्विपमेंट्स जिससे कि बहुत ज्यादा शोर आता है, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम प्रो बनना चाहते हो, सुनकर तो हंसी आ रही है। तो लोग कहने लगते हैं तुम्हारा मतलब तो सही है लेकिन ये स्कूल पुराना है, इसलिए हमारे पास जो सामान है वो भी पुराना है। तो आरिसू बोलता है अगर तुम मुझे अपना क्लब ज्वाइन करने दो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नए इक्विपमेंट्स ला कर दूंगा। दरअसल मैंने पिछले महीने स्टॉक मार्केट में 1 मिलियन येन कमाए हैं। शिनोबू बोलती है सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तरीका कहती है आसपास थोड़ी मैन पावर होना एक अच्छी बात है। नेने कहती है पर ये कैसे हो सकता है? तरीका कहती है मुझे उसकी आवाज पसंद है। तो ये सुनकर उसे फिर से अपोलो की याद आ जाती है। आरिसू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बनकर इस क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। नेने कहती तुमसे किसने कह दिया कि तुम प्रेसिडेंट बनोगे? हमारी प्रेसिडेंट रीका है। इको कहती है हम उसका एहसान कैसे चुकाएंगे? शिनोबू कहती है लेकिन वो पैसे वाला है, उसे भला क्या चाहिए? रीका कहती है मैं जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए। तो लोग उससे पूछते हैं तो रीका उन्हें बता देती है। तो सुनकर वो लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं, और रीका कहती है हमें ये करना होगा। फिर वो आरिसू से कहती है क्या तुम 1 सेकंड के लिए घूम सकते हो? तो वो घूम जाता है। उसके बाद वो चारों उसके करीब आ जाते हैं और इससे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? रीका कहती है क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हें ये बोले? तो आरिसू कहता है मैं भूल गया कि मैं अपना लंच कर रहा था, ठीक है तो मैं जाता हूँ। और वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपोलो से दोबारा ऐसे मिलूंगा। फिर हमें उसको वापस से पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जब अपोलो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म कर रही थी तभी उसने कह दिया था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, गुड नाइट। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो कहता है अगर अपोलो ने उस बात को अपने स्टोरेज में सेव करके रखा होगा तो वो मुझे ब्लैकमेल कर सकती है, तो इसीलिए मुझे हर हाल में अपनी कही हुई बातों को डिलीट करवाना होगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द अपोलो को पहचानना पड़ेगा। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अब आरिसू उस क्लब का मेंबर बन गया था और इसीलिए वो लोग उसके लिए वेलकम पार्टी कर रहे थे। आरिसू ये सब देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन नेने बोलती है बेहतर होगा कि तुम काम के बनो, ठीक है एरेंड बॉय। तो वो हैरान होते हुए बोलता है एरेंड बॉय? तो लोग कहते हैं हाँ तुम चपरासी हो, क्योंकि हमारे क्लब की एडवाइजर एक लड़के को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी और उन्होंने कहा कि अगर तुम एक चपरासी बनोगे तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो वो अपने मन में सोचता है मुझे अपना गोल पूरा करने के लिए बस इस क्लब को ज्वाइन करना है, तो इसीलिए मैं अब अपोलो को ढूंढूंगा। वो कहता है चलो ठीक है एक चपरासी ही सही, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपना काम पूरी जी जान से करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसू अपने नोटबुक में उन चारों के लिए नोट्स बनाने वाला था। उसके बाद वो क्लब रूम में जाता है जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट शिनोबू बैठी हुई थी। वो उससे पूछता बाकी लोग कहाँ हैं? तो वो बताती है
है वो लोग अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। फिर वो देखता है कि उसके पास एक स्क्रिप्ट रखी हुई है तो वो उस बारे में पूछता है। शिनोबू बताती है मैं कई बार अपनी वर्ड्स को गलत बोल देती हूँ इसीलिए मैंने उन्हें मार्क कर रखा है। उसके बाद वो ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देती है जहाँ पर वो सब कुछ अच्छे से बोल रही थी लेकिन बीच में ही उसके वर्ड्स गलत होने लगते हैं। आरिसू नोट्स लिख रहा था, वो रुक कर कहता है तुम तो अभी भी गलतियां कर रही हो। तो शिनोबू बोलती है अरे आरिसू चुप हो जाओ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं आरिसू तुम एक नंबर के बेवकूफ हो क्या। शिनोबू कितनी प्यारी आवाज में हम लोगों को डिटेल बता रही थी और तुमने बीच में उसे टोक दिया, पर वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और अब उसकी लिस्ट में दूसरे नंबर पे नैना थी इसीलिए वो उसके पास आ जाता है जहाँ पर नैना बहुत सारे स्टूडेंट्स से घिरी हुई थी और वहाँ पर वो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि नैना क्या तुम्हें भी वो वाली मांगा पसंद है। जिस मांगा का नाम सुनकर आरिसू अपने मन में कहता है ये मांगा तो अपोलो को भी पसंद थी। फिर उनमें से एक लड़की उसे वो मांगा पकड़ाते हुए कहती है प्लीज नैना चांद क्या तुम इसमें जो प्रिंसेस है उसकी डबिंग करके दिखा दोगी। तो नैना कहती है ठीक है मैं करके दिखाती हूँ और वो उसमें आवाज देने लगती है जिसकी आवाज सुनकर सब लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं, साथ में आरिसू भी हो रहा होता है। लेकिन तभी उसे डायलॉग्स को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद नैना देखती है कि आरिसू उसे घूर रहा है तो वो कहने लगती है वो लड़का मुझे घूर रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो जो भी उसके फैंस थे वो कहने लगते हैं अपनी नजर हमारी स्टार पे से हटाओ बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मार खाना चाहते हो। तो आरिसू वहाँ से चला जाता है और वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर पीको आती है और वो उसे हेलो बोलती है तो वो अचानक से सुनने की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो उससे कहती है मुझे माफ करना, मैं कलर कॉन्टेक्ट लेंस बस दिखाने के लिए पहनती हूँ, मेरी नजर कमजोर है इसलिए मुझे पास में आकर सबसे बात करनी पड़ती है। उसके बाद आरिसू उठता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ईको कहती है ये जगह मेरे स्ट्रीम के लिए रिजर्व हो रखी है। उसके बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है लेकिन वो बस हेलो बोलती है और बाय बोलती है, उसके बाद स्ट्रीम खत्म कर देती है। तो आरिसू बोलता क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो ईको कहती है ये लाइव स्ट्रीम मेरे ब्रेक के टाइम पर है इसीलिए मैं इसमें इतना ही कहती हूँ। तो वो कहने लगता है लेकिन कोई लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे थोड़ी होती है। ईको कहती है मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स खुश हैं तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तो आरिसू वहाँ से चला जाता है। ईको अपने मन में कहती है क्या मैंने उसे नाराज कर दिया। दूसरी तरफ आरिसू अपने मन में कह रहा था कितना गैर जिम्मेदार क्लब है, मैंने तो अभी तक उस सिंगर को देखा भी नहीं है। फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर अपोलो कह रही होती है कि मुझे वॉइस से जुड़े काम करने हैं, जैसे एक सिंगर बनना, एंकर बनना या फिर कोई वॉइस एक्टर बनना। तो वो कहता है हाँ मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो और मैं भी वॉइस वर्क के बारे में सब कुछ सीख लूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अपोलो कहती है तो ये वादा रहा, मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगी, तो चलो साथ में एक प्रोफेशनल दुनिया देखते हैं। और प्रेजेंट में आरिसू बोलता है क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसे वो वादा याद है। उसके बाद शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है और इस तरफ रीका और ईको आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर रीका कह रही थी मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं आरिसू हमारे बारे में क्या सोचता होगा। तभी ब्रॉडकास्टिंग रूम में आरिसू आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग इससे सेटिस्फाई हो। तो शिनोबू बोलती है आरिसू अभी हम लाइव हैं। अभी पीछे से नेने आकर कहती है तुम पागल हो क्या, तुम ये सब क्या कर रहे हो। आरिसू कहता है इस गाँव के पब्लिक स्कूल में अगर ये लड़कियां ऐसे ही मेहनत करने से खुद को पीछे करते रहेंगी तो इनका कुछ भी नहीं हो पाएगा और आप लोग इन लोगों को खाली पीली में ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, ऐसे इन लोगों का सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। फिर वो अपने मन में कहता है अगर अपोलो हमारा वाला वादा भूल गई है तो मैं उसे याद दिलाऊंगा। और प्रेजेंट में वो बोलता है अगर मुझे नहीं पता कि उनमें से अपोलो कौन है तो मुझे उन सबको अपने साथ करना होगा। जो क्लब मुझ जैसे इंसान का हिस्सा है उसे भी मेरे जैसा परफेक्ट होना चाहिए। मैं आज ये अनाउंस करता हूँ कि मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब के सभी मेंबर को गाइड करूंगा और उन्हें प्रो बनाऊंगा, चाहे वो कोई बड़ी सिंगर हो या वो कोई टीवी स्टेशन की एंकर हो या कोई सबसे ज्यादा व्यूअर वाली यूट्यूबर हो या फिर एक वॉइस एक्टर हो। मैं अपना वादा निभाने आया हूँ तो अब तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, मेरी तरफ से बस इतना ही। उसके बाद वो चारों से बाहर फेंक देते हैं और फिर वो वापस से ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर देते हैं और सबसे माफी मांगते हैं। लेकिन तभी आरिसू के पास एक नोटिफिकेशन आता है तो उसे लगता है उसकी मॉम ने मैसेज किया है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर अपोलो लाइव आ रखी थी और अपोलो कहती है मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन मुझे माफ करना मैं नहीं बता सकती कि मैं ही अपोलो हूँ। हालांकि मुझे हमेशा दुख होता था कि मेरे लिसनर कम है, पर सच तो ये है कि मैं बस तुमसे ही बात करके खुश हो जाती थी। जब मैंने कहा था आई लव यू वो सिर्फ तुम्हारे लिए था और वो उसने धीरे से बोला था इसीलिए शायद आरिसू वो सुनता नहीं है। आरिसू कहता है अच्छा तो अपोलो लाइव करके ये बताना चाह रही है कि वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब से ही है। तो वो गेट खोलकर देखना चाह रहा था लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़कर कहता है जितना छुपाना है छुपा लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं तुम सबको प्रोफेशनल बनाऊंगा। और अपोलो के लाइव स्ट्रीम से चारों लड़कियों की हंसने की आवाज आती है, इसका मतलब वो सही में ब्रॉडकास्टिंग क्लब से ही है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसू उन लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा था ताकि उनका शरीर फिट हो जाए, तो उस वजह से उनकी आवाज भी अच्छी हो जाएगी। नेने कहती है ये सही है पर इतनी सुबह सुबह ये करना जरूरी है। ईको कहती है मुझे आइसक्रीम चाहिए। अभी शिनोबू देखती है कि आसमान में जो पंछी उड़ रहे हैं उनमें से एक के पास मुंह के अंदर एक एयरबड है। तो आरिसू कहता है शायद वो मेरा है क्योंकि कल मुझसे वो गिर गया था और फिर वो उल्टा भागते हुए उसके तरफ जाने लगता है। वो लोग कहते हैं अरे तुम उल्टे भागते हुए भी हमसे तेज कैसे हो। उसके बाद आरिसू अपना एयरबड उस पंछी से ले लेता है और फिर वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। आरिसू कहता है चलो वार्म अप यहीं पर खत्म होता है। रीका कहती है मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि यहीं पर फट जाएगा। आरिसू कहता है तेज धड़कन किसी घबराहट या
प्रतिक्रिया बेचैनी की वजह से होती है और वो हंसने लगता है। नेने कहती है तुम हमारे कोच की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमें प्रो बनाने के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो? आरिसु कहता है हाँ, यकीन रखो मैं अपना वादा पक्का पूरा करूंगा। नेने कहती है ज्यादा 30 मार खा मत बनो। शिनोबु नेने को शांत करवाती है और कहती है वो सही बोल रहा है, हम काम चोरी करते थे इसीलिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये ठीक है। रीका कहती है तुम बातें तो बड़ी बड़ी कहते हो, तो बताओ तुम हमें प्रो बनाने में इतना ज्यादा अड़े क्यों हो? क्या हम वाकई तुम पर यकीन कर सकते हैं? तो आरिसु कहता है हाँ बिल्कुल, मैं पानी की वो वेव हूँ जो तुम सबकी नाव को उठा देगी। नेने बोलती है तुम अपने दावे को साबित कैसे करोगे एरंड बॉय? तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल साबित करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें नाश्ता कर लेना चाहिए, इसलिए चलो हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। पर वो लोग उससे कहते हैं हमें पहले क्लब जाना होगा। आरिसु पूछता है लेकिन तुम लोग भाग क्यों रहे हो? नेने कहती है बेवकूफ कहीं के, हम लोग क्लब इसीलिए जा रहे ताकि हम चेंज कर सके, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ है। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर आरिसु उन लोगों के लिए उनके कमियों के नोट्स बनाकर लाया था और साथ ही उसने उसमें उन चीजों को सुधारने के तरीके भी लिखे हुए थे। तो वो सब अपने बारे में पढ़ते हैं। शिनोबु कहती है सच में बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। कीको कहती है मेरे वाले में तो लिखा है कि मेरा मकसद एक वीटूबर एजेंसी ऑडिशन देने का है। नेने कहती है लेकिन तुमने मेरे बारे में इतना कुछ क्यों लिखा हुआ है? आरिसु कहता है क्योंकि तुम्हारी ग्रामर और लिटरेचर बहुत बेकार है, इसलिए तुम्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। रीका देखती है उसके में लिखा है कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस में अपनी सीडी की 50 कॉपी को बेचना है। आरिसु कहता है हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो उस पर कुछ नहीं बोलती। तो आरिसु उससे पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है? रीका पूछती है क्या तुमने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है? तो कहता नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी कोशिश करूंगा तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। तो कहते तुम्हें पता भी है लोगों के सामने परफॉर्म करने में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है? तो कहता मुझे नहीं पता, पर अगर तुम प्रो बनना चाहती हो तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना ही होगा। रीका कहते क्या तुम कभी भी घबराते नहीं हो? आरिसु कहता है घबराहट जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रीका कहते क्या तुम कभी भी अपनी जिंदगी में नर्वस नहीं हुए? और वो खड़ी होकर उसका चेहरा पकड़ के कहती है झूठे कहीं के, तुम बस बातें करना जानते हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए। और वहाँ से चली जाती है। शिनोबु कहती है लगता है तुमने उसे गुस्सा दिलवा दिया। नेने कहती है सर काट दो इसका, मैं तो कह रही हूँ। पर रीको तो अभी भी अपनी आइसक्रीम के पीछे पड़ी हुई थी, वो आइसक्रीम का ऑर्डर देने लगती है। आरिसु कहता है आखिर रीका को क्या हुआ? नेने बताती है वो गुस्से में, और वो भी सही गुस्से में है। वो खुद गाने लिखने में माहिर है, पर कोई कमीना इंसान जो बस बातें करना जानता है उसने उसे गुस्सा दिलवा दिया है, क्योंकि वो इंसान सीट म्यूजिक भी नहीं पढ़ सकता। सोचता है कि वो उसे ऑर्डर दे सकता है। शिनोबु कहती है बस करो नेने, अचानक उसे कितना परेशान करोगी। नेने कहती है मैं तो बस सच बोल रही हूँ। अभी वो लोग देखते हैं आरिसु वहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पर आरिसु अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था और वो कह रहा था ये मेरे लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं बस बातें कर सकता हूँ। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन और माँ को छोड़कर। तो लोग कहते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके बाद आरिसु कहता है वो जरूर अच्छा गाना बजाती होगी इसीलिए उसने मुझे ये सब कहा, तो अब मुझे खुद उसे सुनने की जरूरत है। उसके कुछ दिन बाद आरिसु पता कर लेता है कि आखिर रीका कहाँ पर अपना कॉन्सर्ट करती है। वो हर हफ्ते के वेडनेसडे में स्कूल के बाद स्कूल के कोर्ट यार्ड में मिनी कॉन्सर्ट करती है, लेकिन उसकी फीमेल फैंस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लड़के वहाँ जाने से डरते हैं। फिर हमें रीका को दिखाया जाता है जो कि अपने फैंस को थैंक यू बोल रही थी उसे सुनने आने के लिए। तभी वहाँ पर आरिसु आ जाता है और कहता है ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर है। तभी वो लड़कियां उसे देखकर कहती है आखिर यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है, अपनी नजर हमारी आइडल से दूर रखो। तो आरिसु कहता है मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर हूँ। तभी रीका गिटार बजाते हुए कहती है इससे मुझे हर बार घबराहट होती है, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को पता चलता है कि नहीं। ये सुनकर आरिसु को याद आता है कि अपोलो ने भी ये लाइन पहले कही थी। फिर रीका कहती है माफ करना अगर मैं कुछ गलत गा दूं तो। ठीक है तो अब मैं शुरू करती हूँ। उसके बाद वो गाना शुरू करती है। मैं गाकर नहीं सुना सकता यार, बजट कम है। उसका गाना सुनते वक्त आरिसु को लगता है कि खुद अपोलो उसके सामने आकर खड़ी होकर गा रही है। फिर जब उसका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तो सारी ऑडियंस उसकी तारीफ करने लगती है। आरिसु उसका गाना सुनकर कहता है जब मैंने रीका को गाते हुए सुना तो मुझे लगा कि अपोलो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। उसके बाद रीका कहती है अगला गाना मेरा आखिरी गाना होगा, अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो शायद मैं शुरू कर सकती हूँ। तभी सारी ऑडियंस कहने लगती है अच्छा तो नया गाना, हमें वो गाना बहुत पसंद है, प्लीज रीका चांद क्या तुम वो गा सकती हो? तो कहती है हाँ मैं गा सकती हूँ। फिर वो आरिसु को देखकर अपने मन में कहती है आखिर तुम्हें यहाँ पर आना ही क्यों था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा गाना सुनो। उसके बाद वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। फिर ऐसे शाम हो जाती है और सारी ऑडियंस वहाँ से जाते हुए कहती है अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा। तभी वो देखती है वहाँ पर आरिसु खड़ा है, तो वो उसके पास जाकर उसे टीज करने लगती है। पर आरिसु कहता है मुझे तुम्हारा गाना सच में बहुत ज्यादा पसंद आया, सच कहूँ तो तुमने मेरे होश उड़ा दिए, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस हिट होगी। तो रीका सुनकर कहती है जितना चाहे उतना मक्खनबाजी कर लो, पर मैं अभी भी वैसा नहीं करूंगी जैसा तुम कह रहे हो। ठीक है तो कल मिलते हैं। और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका अपने मन में सोच रही होती है आरिसु ने मुझे देखने आना बंद कर दिया, शायद मैंने उससे उस दिन कुछ ज्यादा ही कह दिया था, इसलिए जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब वो अपनी परफॉर्मेंस वाली जगह पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर पहले से ही आरिसु आ रखा है, जिसे देखकर सारी लड़कियां उससे कह रही है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर अपनी फेवरेट आइडल का इंतजार कर रहे थे। तो रीका उससे पूछती है आरिसु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो रीका उसके हाथों की तरफ देखती है जो कि घायल हो रखे थे, तो वो समझ जाती है कि उसने गिटार बजाना सीखा है। तो कहती है तुम सच में पागल हो। उसके बाद वो सबसे
कहती है मैं आप सबको बताना भूल गई थी, आज मैं इसके साथ परफॉर्म करूंगी। तो आरिसू कहता है लेकिन ये कैसे होगा? रीका कहती है जो चाहे वो बजाओ, आगे का मैं देख लूंगी। फिर हमें कॉन्सर्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका कह रही होती है मेरे कॉन्सर्ट का कचरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरिसू उससे माफी मांगता है। रीका कहती है तो कैसा रहा? मुझे पता है तुम पक्का अब नर्वस हो गए होगे, क्या दिल जोर से धड़क रहा है? और वो कहता नहीं बिल्कुल नहीं, इतनी सी बात पर मैं कभी भी नर्वस नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ झेला है। अब मेरे अंदर डर नाम की चीज नहीं है। तो रीका कहते हैं फिर से तुम वही बातें करने लग गए, क्या तुम्हें इस पर पक्का यकीन है? तो वो कहता है हाँ उतना ही पक्का जितना सूरज के निकलने का होता है। तभी रीका उसके दिल की धड़कन सुनने लगती है। तो आरिसू कहता है तुम क्या कर रही हो? तो वो हंसते हुए कहती है झूठे कहीं के। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो नेने कहती है मैं आज भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। शिनोबू कहते हैं तुम सच में आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगी हो। रिको कहती है कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही? नेने कहती है मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रही, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी आरिसू कहता है इस स्पीड से तो मुझे नहीं लगता कि तुम कांजी एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर पाओगी, जिस वजह से तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। वो कहती है तुम्हारा सपना है मेरा नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। आरिसू कहता है वो जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रही है। शिनोबू कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता तुम इतना पक्का कैसे कह सकती हो? तो वो बताती है क्योंकि जब भी नेने झूठ बोलती है तो उसके कान लाल हो जाते हैं, और सच में उसके कान अभी लाल थे, पर फिर भी आरिसू उसका पीछा करता है क्योंकि उसे खुद पक्का करना था कि आखिर नेने करती क्या है। उसके बाद वो एक क्लासरूम में जाकर वॉइस एक्टर बनने के ऊपर काम करने लगती है, और आरिसू उसे छुपकर देख रहा होता है। तो दरवाजा खोलते हुए कहता तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। आरिसू आगे कहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने पहले तुमसे सुना था। नेने कहती है मुझ पर नजर मत रखो ठरकी कहीं के, और वो उसे उस मांगा को फेंक कर मारती है, जिसे वो पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो ये नाइट लव नाम की मांगा है। तो नेने बताती है क्या तुम्हें नहीं पता, अभी ये मांगा बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर चल रही है, जो कि एक प्रिंसेस और सोल्जर के बीच की कहानी है। इसमें वो गिरे हुए सोल्जर के पास जाकर उसे पकड़ना चाहती है, पर सबको पता न चल जाए इसीलिए वो प्रिंसेस धूल हटाने के बहाने से जाकर चुपके से उसके हेलमेट पे किस कर लेती है। तो वो उसके करीब आकर कहता है क्या तुम्हें सच में ये सब पसंद है? जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है और पीछे चली जाती है, और कहती है तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गए? उसके बाद आरिसू उस मांगा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था नाइट लव एनीमे एडेप्टेशन कंफर्म हो गई है, और हमें प्रिंसेस के रोल के लिए एक वॉइस एक्ट्रेस की जरूरत है, इसीलिए हमने एक ऑडिशन रखा है। तो उससे पूछता अच्छा तो तुम एक ऑडिशन देना चाहती हो? नेने कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इससे दूर रहो। आरिसू कहता है लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को प्रो बनाने का वादा जो किया है। नेने कहती है हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हमारी मदद करो। तभी आरिसू अचानक से कह देता है मैं तुम्हें बता दूं मैंने अपने मिडिल स्कूल के ट्रिप के दौरान अपने बिस्तर को गीला किया था। तो ये सुनकर वो कहती है आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तो कहता है अगर तुम्हें अपने काम में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मैं भी उतना ही शर्मिंदा हूँ, जिससे कि हम दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर वो और भी चीजें बताने लगता है। वो कहती है बस करो। तो आरिसू उससे पूछता है तो बताओ। नेने बोलती है मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थी, इसीलिए मुझे प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आरिसू कहता है क्या बस इतनी सी बात? तो वो कहती है मैं यहाँ पर सीरियस हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। वो कहता है मैं भी यहाँ पर सीरियस ही हूँ। अगर तुम्हारे पास रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें उसे खुद एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि ये यामाबुकी परिवार का रूल नंबर 23 है। सुनो नेने चलो लवर्स बन जाते हैं। तो सुनकर वो कहते क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो आरिसू बोलता है उस सीन की लाइन जहाँ सोल्जर प्रिंसेस से यही कहता है, तो मैं वही लाइन बोल रहा था, आज से मैं सोल्जर हूँ और तुम प्रिंसेस, इसलिए ऑडिशन तक मेरे साथ एक्टिंग करो। नेने कहती है मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी एक्टिंग नहीं करूंगी। आरिसू पूछता है ऑडिशन कब है? तो बोलती है 3 हफ्तों बाद। क्यों? तो वो बोलता है सिर्फ 3 हफ्ते की तो बात है, मुझे लगता है तुम्हारी नजरों में तुम्हारा सपना सिर्फ 3 हफ्तों के नाटक के लायक भी नहीं है। तो कहती है मेरा सपना बहुत बड़ा है, तुम ज्यादा मत बोलो। ठीक है मैं करूंगी। वो एक स्माइल करता है। उसके अगले दिन से ही वो दोनों लवर्स की तरह एक्टिंग करने लगते हैं, जो कि देखकर स्कूल के बच्चे बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। तभी नेने गिरने वाली होती है तो आरिसू से पकड़ लेता है और मांगा की लाइंस बोलने लगता है। ये सब देखकर नेने को याद आता है कि मांगा के लास्ट चैप्टर में सोल्जर प्रिंसेस को किस करता है, तो शायद आरिसू वो भी करने का प्लान कर रहा होगा। और वो हर जगह एक साथ रह रहे थे और साथ ही साथ उस मांगा की स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पर कभी वो उसे गोद में उठा लेता था तो कभी उसके साथ बोट पर सैर करने जाता था। ये सब देखकर वो तीनों लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन वो डेट करने से ज्यादा तो बहस कर रहे हैं। शिनोबू कहती है तुम्हें पता नहीं है जो एक दूसरे से लड़ते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद ऐसे ही 20 दिन हो जाते हैं और अब आखिरी दिन बचता है। नेने कहती है अब लगता है कि वो मुझे किस करने वाला है, इसलिए वो अपने मन में कहती है मैं ये करना तो नहीं चाहती लेकिन उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, तो शायद मुझे ये लास्ट सीन भी उसके साथ करना चाहिए। और वो लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी आरिसू बोलता है मुझे लगता है कि शायद अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा करने को, इसलिए जाओ और आराम कर लो। तो नेने कहती है क्या हम वो किस वाला सीन प्रैक्टिस नहीं करने वाले? तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं। नेने कहती है लेकिन तुम लवर वाली चीज में इतने ज्यादा घुसे हुए थे। तो आरिसू कहता है वैसी चीजें किसी ऐसे के लिए बचा कर रखो जिसे तुम सच में प्यार करती हो। तो नेने कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम हमेशा इस चीज पर पछताओगे। तो वो कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं हमेशा एग्जाम में टॉप करता हूँ। वो कहती नहीं तुम बेवकूफ हो। उसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन आरिसू उससे कहता है नेने मुझे यकीन है कि तुम उस ऑडिशन में कमाल कर दोगी। तो नेने कहती है ये बस थोड़ा सा था, लेकिन शायद मैंने इन 3 हफ्तों में थोड़ा मजा किया। आरिसू कहता है सुनकर खुशी हुई। ठीक है तो अपनी पूरी
पूरी कोशिश करना। लेकिन अगले दिन जब वो आती है तो वो बोलती है मैं रिजेक्ट हो गई। तो ये सुनकर आरिसू नीचे गिर जाता है और कहता है क्या जो भी मैंने नेने को सिखाया वो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं था। तो नेने कहती है वो ऑनलाइन कह रहे हैं कि ऑथर ने अपने पसंद की वॉइस एक्टर को चुना है। आरिसू कहता है ये सही नहीं है, मुझे पहले ही इस बारे में जान लेना चाहिए था, काश मैंने आगे का सोचा होता। और वो अपने मुंह पर वो कॉमिक बुक रख लेता है। ये देखकर नेने को वही वाला सीन याद आ जाता है जो कि मांगा में प्रिंसेस ने सोल्जर के हेलमेट के ऊपर से किस किया था। तो वो भी उसके बुक के ऊपर से किस कर लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। आरिसू कहता है क्या तुमने अभी कुछ किया था? तो कहते नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आरिसू उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं मैं समझ गया, तुमने मुझे अभी किस किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारे इमोशन से बता सकता हूँ कि तुमने अभी मुझे किस किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद नेने तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? तो नेने उसका कॉलर पकड़ के उसे उठाकर कहती है और यहाँ मैं तुम्हें बेहतर महसूस करवाने की कोशिश कर रही थी, अपने बारे में इतना मत सोचा करो गधे। और वो उसे उठाकर पटकी मार देती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। ये सब ये तीनों लड़कियां देख लेती है तो वो जल्दी से वहाँ जाती है तो देखती है आरिसू अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। आरिसू कहता है मैं अब एक नफरत किए जाने वाला आदमी हूँ, ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ है। पर सिनोबू कहती है वैसे मुझे पक्का यकीन है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ वाली बात झूठ थी, क्योंकि मैंने उसके कान देखे थे वो लाल हो रखे थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़कियां कपड़े बदलते हुए कह रही थी शायद हमें दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर आरिसू आ जाता है जो कि उन्हें कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। लेकिन उनके चिल्लाने से पहले आरिसू ही चिल्ला देता है तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तो ये सुनकर वो लोग कहते क्या? उसके बाद आरिसू उन्हें बैठाकर डांटने लगता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें डांट की सुननी पड़ रही है। तो आरिसू कहता है देखो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने डोर को लॉक नहीं किया, और यहाँ पर मेरी भी गलती है कि मैं बिना लॉक किए अंदर आ गया, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो वो लोग कहने लगते हैं मैंने आज तक किसी को झुककर माफी मांगते हुए नहीं देखा। फिर सारे काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हैं कि अब हमें कहीं चलना चाहिए। लेकिन आरिसू कहता है मुझे माफ करना, मेरे पास पहले से ही प्लान्स हैं। लीका कहती है सुनकर मुझे बुरा लगा। आरिसू कहता है लेकिन अगर तुम लोग मुझसे गिड़गिड़ा कर कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं शायद चल सकता हूँ। तो रीका कहती है माफ करना पर मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता। आरिसू कहता है ठीक है कल मिलते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद नेने कहती है चलो अब हम उसका पीछा करते हैं। रीका कहती है आखिर ये कहाँ से आया? नेने कहती है मेरा मतलब यह है कि उसने हमें आधे कपड़ों में देख लिया है तो हमें भी उसके खिलाफ कुछ न कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि हिसाब बराबर हो जाए। रीका कहती है वैसे मेरे लिए वो उतना शर्मनाक नहीं था। नेने कहती है क्योंकि तुम मेरे पीछे खड़ी थी और आरिसू ने मुझे मेरे बर्थडे अवतार में देख लिया। रीका कहती है वैसे मुझे उसकी प्राइवेट लाइफ में थोड़ी दिलचस्पी तो है। तो नेने कहती है ठीक है तो ये तय रहा, आज हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे ताकि वो हमारे इशारों पे नाच सके। उसके बाद वो चारों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर रीका उसके हाथ में एक नोवेल देखती है तो वो उसे जूम करके देखती है और कहती है शायद वो गलत नोवेल पढ़ रहा होगा। लेकिन वो देखती है कि वो तो एक जापानीज सीखने वाली नोवेल पढ़ रहा है। और ऐसे ही करते करते वो वहाँ पर एक कैफे के पास पहुंचते हैं जहाँ पर आरिसू उसके अंदर चला जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो जरूर यहाँ पे किसी लड़की से मिलने के लिए आया होगा। फिर वो लोग भी अंदर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि आरिसू वहाँ पर काम करता है, इसलिए वो कहता है अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन उसके देखने से पहले वो लोग वहाँ पर छुप गए थे और वो अपनी आवाज चेंज करके कहते ठीक है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या आरिसू अमीर नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो स्कूल में बस अपनी पढ़ाई करने के लिए ऐसा बोलता है, शायद वो एक कंगाल लड़का है। तभी ये सवाल उसका बॉस भी पूछ लेता है कि तुम अमीर नहीं हो क्या? तो आरिसू कहता है हाँ मैं अमीर नहीं हूँ। तो उसका बॉस कहता है लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा अमीर है। तो आरिसू कहता है हाँ वो अमीर है लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने खर्चे खुद के पैसों पर करता हूँ। तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला कि उसने स्टॉक मार्केट में 1 मिलियन येन कमाए हैं ताकि हम उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर ले। तभी उसका बॉस पूछता है वैसे तुम पार्ट टाइम से फुल टाइम में क्यों आ गए? तो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उन चारों को प्रो बनाऊं। सच कहूँ तो मुझे उनसे काफी ज्यादा निराशा हुई, पर वो पहले से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनकी मेहनत में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। और उन लोगों की आवाज में कुछ खास बात है। तभी उसका बॉस पूछता है क्या तुम उनसे प्यार करते हो? आरिसू कहता है आप क्या सोच रहे हो, मैं तो बस ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर होने के नाते कर रहा हूँ। तभी वो चारों कहते हैं सुनिए क्या आप हमारा ऑर्डर ले सकते हैं? उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? नेने उसके पास आकर कहती है वैसे तुम उस एप्रन में अच्छे लग रहे हो, चलो इसकी कुछ फोटो ले ली जाए। और वो अपने फोन के 8K कैमरा से उसकी फोटो लेने लगती है। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमने उसके खिलाफ काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। और ईको अपने मन में सोच रही होती है बुरा होगा अगर उसे कुछ हो जाएगा तो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में क्लब के अंदर आरिसू बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि आखिरकार अपोलो को मेरे खिलाफ ऐसी चीजें मिल गई जिससे कि वो मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। पूरी हाई में पार्ट टाइम जॉब करना सख्त मना है। तभी वहाँ पर ईको आती है तो आरिसू कहता क्या तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? तो कहती है नहीं मैं यहाँ पर ये करने नहीं आई, क्योंकि मैंने तुम्हारा शर्मनाक साइड देखा है तो मैं भी तुम्हें अपना एक शर्मनाक साइड दिखाना चाहूंगी। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और वो अपने कपड़े खोलने लगती है, पर आरिसू एक बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह खड़े होकर ये देख रहा होता है। तभी ईको अपने कपड़ों में से अपना टैबलेट निकालती है। आरिसू कहता है तुम यहाँ पर कैसे रखती हो, कहीं ये गिर जाएगा तो? ईको कहती है मुझे इस बारे में तुमसे बात करने में शर्म आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे इस बारे में पूछ सकती हूँ। और वो अपने टैबलेट में V2 स्टूडियो खोल लेती है जिससे कि उसका अवतार कहने लगता है क्या तुम मुझे एक सलाह दे सकते हो? उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और वो उसे बताने लगती है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके
व्यूवर्स दिन पर दिन घटते जा रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो पहले जैसा ही है, इसमें क्या नया है। आरिसू कहता है कोई भी ऐसे स्ट्रीम से बोर हो जाएगा जिसमें हेलो और बाय होता है। इको कहती है मैं बस ऐसा ब्रेक के टाइम करती हूँ, नहीं तो मैं गेमिंग, कैरियोके, चैटिंग और कुकिंग स्ट्रीमिंग भी करती हूँ और साथ ही साथ कभी कभी मैं ड्राइंग स्ट्रीमिंग भी करती हूँ। आरिसू कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। तो पूछती है तुम्हें ये कैसे पता। आरिसू कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे वीडियोस देख लिए हैं। तो वो उसे ठरकी कहने लगती है। आरिसू कहता है तुमने उन वीडियोस को पब्लिश किया था इसीलिए मैंने देखा। और उसके बाद वो उसी के क्लिप्स को दिखाता है जो कि उसने अपने पास कट करके रखे हुए थे। तो वो कहती है तो नॉर्मल है। और आरिसू बोलता है घंटा नॉर्मल है, इसमें तुम्हारा चेहरा हमेशा की तरह उदास है, तुम हमेशा अपना चेहरा उदास क्यों रखती हो, तुम्हें थोड़े इमोशंस भी दिखाने होंगे। तो वो कहती है अरे इतने जोर से मत चिल्लाओ। आरिसू कहता है तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे इमोशंस कैसे समझ पाएंगे। मुझे पता है कि तुम एक क्लिक के साथ उसमें इमोशन डाल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी असली नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें अपने अवतार को दोबारा से बनाना होगा। तो वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं अपने अवतार को बनवाऊं। आरिसू कहता तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने कौन बैठा है। तो वो बोलती है एक चपरासी। तो वो बोलता है अरे वो नहीं, तुम्हें पता भी है मेरे पास कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे बनाने में। तो वो उससे पूछती है आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। आरिसू कहता है मैंने तुम लोगों से वादा किया था ना कि मैं तुम लोगों को प्रो बनाऊंगा। फिर ऐसे ही वो दोनों साथ में मिलकर उस अवतार को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आरिसू वहां आकर कहता है देखो अब तुम्हारा अवतार बिल्कुल नया हो गया है। इको कहती है लेकिन ये तो मुझे पहले जैसा ही लग रहा है। आरिसू कहता है नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अब तुम्हारे मोशन ट्रैकिंग से चलेगा, तो चलो कुछ करके दिखाओ। तो वो कहती है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, लेकिन उसके इमोशंस अभी भी चेंज नहीं होते। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा चेहरा तो पहले से भी ज्यादा एक स्टोन जैसा लग रहा था, क्या तुम थोड़ा दिल से कह सकती हो। तो कहती है मैं अपने दिल से ही कर रही हूँ। तो आरिसू उसे समझाता है कि तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हारे साथ इमोशन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर यूट्यूबर एक्सपोज होने के बाद ही वायरल होता है। तुम्हें अपनी असली साइड अपने व्यूवर्स को दिखानी होगी। परी को कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लोगों के सामने में खुलकर बात करने में शर्म आती है। तो ये सुनकर आरिसू डोर लॉक कर देता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं तुम्हें स्माइल करवा कर ही रहूंगा। तो उससे कहती है अरे ये हटाओ। और जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसने एक मास्क पहना हुआ था जो कि काफी फनी था। तो ये देखकर वो दूसरी तरफ घूम जाती है। आरिसू कहता है मैंने देखा कि तुम अभी हंस रही थी, चलो दिखाओ मुझे वो स्माइल। लेकिन इको उसे अपनी स्माइल नहीं दिखाना चाहती थी, पर इसी चक्कर में दोनों गिर जाते हैं। आरिसू कहता है मैं यही तो देखना चाहता था, तुम्हें यही स्माइल अपने व्यूवर्स को दिखानी चाहिए। तभी खिड़की के पास एक फोन आता है और उसमें से नेने कहती है आखिर तुम इको के साथ कर क्या रहे हो। शिनोबू कहती है हमने देखा कि दरवाजा लॉक है और अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए हमें लगा तुम दोनों बेहोश हो गए। फिर नैना कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम इको के ऊपर हमला कर रहे हो। उसके बाद वो लोग गेट पर आकर उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। फिर इको बाहर आती है तो वो उससे पूछती है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। तो इको कहती है उसने मुझे हर जगह छुआ और मुझे जमीन पर गिरा दिया। तो ये सुनकर तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आरिसू कहता है अरे यार तुम्हें इसे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, सच में जापानीज बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज है। नैना कहती है टॉपिक चेंज मत करो और वो उसे रस्सी से बांध कर कहती है चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूंगी। लेकिन तभी इको उससे कहती है सुनो आरिसू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। तो आरिसू उससे दोबारा से कहता है वीटूबर तब पॉपुलर होते हैं जब उनका असली रूप सामने आता है, इसलिए अच्छी तरीके से याद रखना ठीक है। तो कहती है यस बॉस। आरिसू कहता है चिंता मत करना क्योंकि तुम एक प्यारी सी स्माइल कर पाई थी, तो चलो बाहर जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा नया अवतार क्या कर सकता है। तो कहते हैं ठीक है, मैं कल एक लाइव स्ट्रीमिंग करके उन लोगों को दिखा दूंगी। ये सब देखकर वो तीनों थोड़े शौक हो रहे होते हैं क्योंकि वो आपस में कह रहे थे आजकल ये दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का इको की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। वो बताता है कि इको ने अपना नया अवतार बनाया है, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो पहले जैसा ही सेम होता है। तो आरिसू उसके पीछे से कहता है यार तुम्हारा चेहरा तो अभी भी उदास लग रहा है। तो कहते नहीं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर थोड़ी देर बाद भी वो वैसे ही कर रही होती है, जिस वजह से उसके व्यूज नीचे जाने लगते हैं। ये सब देखकर आरिसू को अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो उसके सामने जाता है और उससे लिख कर बात करने लगता है, जहाँ पर वो लिखता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। इको देखती है कि उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो उसे इशारे में कह देती है मेरी मदद करो। तो आरिसू कहता है ठीक है और वो उसके पास आकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम अचानक से लाइव स्ट्रीमिंग के बीच इस तरीके से पॉज नहीं कर सकते, मेरे व्यूवर्स भड़क जाएंगे। तो आरिसू कहता है तुम्हारे व्यूवर्स वैसे भी हर सेकंड मक्खियों की तरह कम हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, पर आरिसू उसे बार बार एक ही बात कह रहा होता है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता भी है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास भी इमोशंस है, मैं भी इंसान हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। आरिसू कहता है तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ दो ना, ऐसा तो नहीं तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग से नफरत है। तो वो कहती है नहीं मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पसंद है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो आरिसू कहता है तो तुम्हें स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो कहती है हाँ मुझे सैकड़ों लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर शिनोबू आती है और कहती है इको ये क्या हो रहा है, एक बार तुम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग देखो। वहाँ पर नैने भी आ जाती है जो बताती है तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चालू है। तो ये सब सुनने के बाद इको बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं चलो खैर एक बार अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर नजर डालो। तो वो अपना टैबलेट खोलकर देखती है तो उसके व्यूज अब 2000 से भी ऊपर हो गए थे। तो शिनोबू कहती है तुम अपने व्यूवर्स को बता क्यों नहीं देती। तो वो कहती है रुको मैं इतने सारे लोगों से बात कैसे करूंगी। तभी उसके सामने से आरिसू कहता है इको मैंने तुम्हें बताया था ना यूट्यूबर तभी पॉपुलर होते हैं जब वो अपना असली रूप व्यूवर्स को दिखाते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और अपने दिल से उनसे बात
मत करो। तो इको अपनी पूरी कोशिश करते हुए कहती है तो ठीक है, आप लोग सब कुछ भूल जाओ। तो ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। इको कहते हैं चलो ठीक है, मैं स्ट्रीमिंग यहीं पर बंद करती हूँ। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरेसु वॉशरूम में होता है। तभी उसके पास एक प्राइवेट स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आता है जो कि इको ने भेजा था। तो वो उसे पिक कर लेता है, जहाँ पर इको उससे पूछती है क्या तुम अभी सही जगह पर हो। तो कहता है हाँ मैं बस बाथरूम में हूँ, तुम बताओ मुझसे क्या कहना चाहती हो। तो कहती है अच्छा तो तुम इसे सही जगह कहते हो। फिर वो कहते हैं छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह पाई थी इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें शुक्रिया कह दूं। आरिसु कहता है वैसे मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इको कहती है मुझे पता है तुमने स्ट्रीम चलती हुई छोड़ दी और मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलवाया। आरिसु कहता है मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था। इको भी कहती है मैं खुश हूँ कि तुमने मेरा रूप व्यूअर्स को दिखाया और अब से मैं खुद जैसी रहने की पूरी कोशिश करूंगी। और वो स्माइल करती है। तो आरिसु उसके अवतार और उसकी स्माइल की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका चेहरा वापस से उदास हो गया है। इसलिए वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और हमें पता चलता है कि इको कैमरे के सामने से हट गई थी क्योंकि उसका अवतार उसके इमोशंस पर चलता है। उधर से वो कहने लगता है जवाब दो। इको कहती है अच्छा तो चेहरा छुपाने से ट्रैकिंग रुक जाती है। पता नहीं ये मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है, मुझे लगता था कि मैं आरिसु के सामने स्माइल कर सकती हूँ, पर जब वो मुझे देखता है तो मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू एक मीटिंग को अटेंड कर रही थी जिसमें वो कहती है कोएड होने के बाद ये हमारा पहला स्पोर्ट डे आ रहा है, चलो ये पक्का करते हैं कि सारी कम्युनिटीज मिलकर ये काम करेंगे ताकि ये आराम से हो जाए, और जो पेपर्स मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें ध्यान से देखो। अभी उनमें से एक लड़का कहता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट मेरे पेपर्स में आपकी फोटोज है। तो ये सुनकर और भी लोग कहने लगते हैं कि हाँ हमारे पास भी है। तो वो कहते हैं मुझे माफ करना, लगता है जल्दबाजी में मैंने उसमें वो पेपर ऐड कर दिया होगा। और उन लड़कों के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तभी एक लड़की कहती है चलो मैं इन पेपर्स को कलेक्ट कर लूंगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन भी लोगों को उसने काम दिया था वो उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो उससे मदद लेने के लिए आए थे। इसलिए वो कहते हैं ठीक है तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मेंबर्स आते हैं जो कि कहते हैं लगता है हमने एप्लीकेशन गलत फिल कर दी। तो शिनोबू कहती है कोई बात नहीं मैं उसे फिल कर दूंगी। तो वो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू कह रही होती है अब मुझे यहाँ पर अंधेरा होने तक रुकना पड़ेगा, पता नहीं मैं हर बार ऐसा क्यों करती हूँ, सबका काम अपने ऊपर क्यों ले लेती हूँ। फिर वो क्लब में आ जाती है जहाँ पर बहुत से काम होते हैं, लेकिन उन लोगों से वो काम नहीं होने वाले थे, इसीलिए शिनोबू कह देती है कोई बात नहीं मैं उन कामों को कर लूंगी। तो वो तीनों कहते हैं चलो ठीक है अब हम तीनों खाली है तो कैरी होके चलते हैं। उसके बाद वो तीनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिनोबू कहती है मैं तो अब गई, मैंने फिर से नाटक किया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तभी आरिसु उसके बिल्कुल पास में आ जाता है तो उससे पूछते क्या हुआ। तभी आरिसु वहाँ से भागते हुए जाता है और वापस से भागते हुए आता है। फिर वो उससे कहता है मेरे साथ चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो एक कोफ्ते वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आरिसु उसके पास आकर कहता है अब जो मैं करने वाला हूँ प्लीज उसके बारे में और किसी को मत बताना। तो ये सब सुनकर शिनोबू को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन तभी वो उसके सामने विक्स की गोली निकाल देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी आवाज आज ठीक नहीं है, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम्हारी आवाज आज थोड़ी अलग सी लग रही है, तो मैं समझ गया कि तुम्हें खांसी है इसीलिए मैं ये टॉफी तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि स्कूल में स्नैक्स लाना अलाउ नहीं है और इस टॉफी को भी स्नैक्स माना जाता है। तो ये सब उसके मुंह से सुनकर वो थोड़ी खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती है और कहती है मैं हैरान हूँ कि तुम बता पाए कि मेरी आवाज ठीक नहीं है। आरिसु कहता है मैं क्यों नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो तुम्हें हमेशा देखता हूँ। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है अगर तुम मुझे हमेशा देखते हो तो मुझे खुद का हुलिया ठीक करना होगा। फिर आरिसु कहता है मुझे लगता है कि तुम काम हद से ज्यादा कर रही हो। तो शिनोबू कहती है मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ क्योंकि मैं एक आदर्श बालिका बनना चाहती हूँ जिस पर सब भरोसा कर सके। एक वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि मैं सबको ये कहते हुए सुनना चाहती हूँ कि मैं कितनी कमाल और कूल हूँ। फिर वो कहती है रुको मैं क्या कह रही हूँ और उससे कहती है प्लीज इसे भूल जाना जो भी मैंने कहा। आरिसु कहता है अच्छा मैं समझ गया तुम सबकी नजरों में आना चाहती हो। तो वो कहती है अरे ऐसे मत कहो। आरिसु कहता है इसमें कोई भी बुराई नहीं है, एक होशियार और सुंदर वाइस प्रेसिडेंट जो एंकर बनना चाहती है, सच में ये एक इज्जत की बात है क्योंकि सबको तुमसे उम्मीदें हैं लेकिन तुम कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। लेकिन अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि आज से ये खत्म होने वाला है। तो ये सुनकर वो कुछ समझ नहीं पाती। आरिसु कहता है आखिरकार तुम्हारे सामने तुमसे कहीं ज्यादा कमाल और कूल इंसान खड़ा है, अब मैं यहाँ हूँ तो हर कोई मुझसे उम्मीद रखेगा। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि स्पॉटलाइट सिर्फ मेरे लिए बनी है, लेकिन शिनोबू हर वक्त उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश मत करो, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करो, असल में मुझ पर भरोसा करो। तुम बहुत सीधी हो इसलिए तुम्हें कभी कभी आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कहकर वो जाने लगता है। तो शिनोबू बोलती है ठीक है और वो उसके हाथ को पकड़ के कहती है तो क्या तुम मेरे साथ आराम करना चाहोगे। उसके बाद वो उसे लाइब्रेरी में ले आती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि अपनी आंखें मत खोलना। वो कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो शिनोबू कहती है अभी तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है तो वो देखता है उसके हाथों में चॉकलेट है, इसलिए वो बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है क्या तुम मुझे अभी चॉकलेट खिलाने वाली थी। तो वो हंसते हुए कहती है अरे यार मैं तो पकड़ी गई। फिर वो उसे बताती है मैं तब आराम करती हूँ जब मैं काम करते हुए स्नैक्स खाती हूँ, इसलिए प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। वो कहता है सच में बहुत ज्यादा है। तो शिनोबू बोलती है वही तो, अगर ये किसी को पता चल गया तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ इस क्राइम के पार्टनर बन जाओ। तो वो कहता है मैं तभी खाता हूँ जब मेरा मन होता है। तो वो उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। उसके बाद आरिसु पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो बताती है कि मेरे पास अभी बहुत सारा काम है जो कि मुझे उस मशीन
से करना है। तो आरिसु कहता है लेकिन इतना सारा काम करने में तो एक इंसान को पूरा दिन लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो वो उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद वो बताती है वैसे वो तीनों बहुत ज्यादा चमकती है ना, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में जहाँ पर वो लड़कर आगे बढ़ना चाहती है और मैं उन्हें और ज्यादा चमकने में मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी बातों को पहले रखना पसंद करती हूँ। और वैसे भी वो लोग बहुत अजीब है, इसीलिए उनको जोड़ने के लिए किसी ना किसी को तो ग्लू बनना ही पड़ेगा। आरिसु कहता है वो मैं समझता हूँ। तो कहती है ना। फिर वो बताती है पिछले साल का स्पोर्ट डे बहुत ही ज्यादा बेकार गया था। हमने टेनिस टीम को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि रीका की तबीयत खराब थी और नैनो को प्लेयर्स के नाम लेने में दिक्कत हो रही थी। आरिसु कहता है सच में वो लड़कियां किसी काम की नहीं है। शिनोबू कहती है मैं पक्का करना चाहती हूँ कि इस साल सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि इसके बाद शायद मैं इस क्लब को छोड़ दूंगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम क्लब को छोड़ दोगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ट्रांसफर ले रही हो या वैसा ही कुछ और? तो कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। वैसे मेरे ग्रेड्स काफी ठीक है, लेकिन मुझे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और मेहनत करनी होगी, क्योंकि टीवी शो के एंकर जो होते हैं वो सभी बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। उनके पास एक अच्छी लैंग्वेज स्किल होती है और दूसरों से वो अच्छे से बात कर पाते हैं, लेकिन मैं बस एक आम लड़की हूँ तो मुझे जल्दी ही पढ़ाई शुरू करनी होगी। तो आरिसु कहता है मैं समझ गया, तुम एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्लब को छोड़ने से पहले कुछ अच्छी यादें बनाना चाहती हो, इसलिए तुम उन तीनों की मदद कर रही हो ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और साथ में तुम ये भी चाहती हो कि इस साल ये स्पोर्ट डे बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए। ये सच में बहुत ज्यादा बेकार है। तो वो डर जाती है। वो कहता है मैंने तुम्हें ऐसे डरपोक बनने के लिए बड़ा नहीं किया था। शिनोबू कहती है तुम मेरे पापा कब बन गए? आरिसु कहता है तुम अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्लब में रहकर जो तुम स्पोर्ट डे के लिए करना चाहती हो वो करो और उसी तरीके से तुम कुछ बेहतर यादें बनाओ। शिनोबू कहती है हाँ, पर मुझे लगता है कि हमें एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आरिसु कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तो वो कहती है एक चपरासी। आरिसु कहता है अरे वो तो मेरा अलग टाइटल है। फिर वो उसके करीब जाकर कहता है कभी मत भूलना कि तुम्हारे साइड मैं हूँ। तुम अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम अपने मन की बात नहीं बोल पाती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। शिनोबू उससे पूछती है तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम सबको प्रो बनाऊंगा। और वो उसे खड़ा करता है और कहता है मैं अब तुम्हें खो नहीं सकता। तो ये सुनकर वो शर्माते हुए कहती है अचानक से क्यों बोल रहे हो? आरिसु कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी है, क्योंकि तुम खुद भी बहुत ज्यादा चमकती हो, बिल्कुल उन तीनों की तरह चमकदार। तो शिनोबू शर्माते हुए कहती है सच नहीं हो सकता। तो वो उससे पूछता क्या तुम्हें मेरी बात पर शक है? पर वो अपने मन में कहती है तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी काबिल हूँ कि उन लोगों के साथ खड़ी रहूं? तो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो कहती है ठीक है। आरिसु कहता है वैसे तुम्हारे पास कुछ है ना जो तुम स्पोर्ट डे के दिन करना चाहती हो? तो वो कहती है सच में तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। मेरे पास एक आइडिया जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। आरिसु कहता है ठीक है, तो तुम इसे क्लब को बताओ और मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख दूंगा। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम ये बात हमारे बीच ही रख सकते हो कि मैं क्लब छोड़ने वाली थी और खुद को मैं उन लोगों से नीचे समझती थी? लेकिन तभी आरिसु वहाँ पे पड़ी चॉकलेट में से चॉकलेट खा लेता है और कहता है अब हम दोनों क्राइम के पार्टनर बन चुके हैं, तो इसीलिए अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो हंसते हुए कहते हैं तुमने अपने पूरे मुंह पे चॉकलेट लगा ली है। आरिसु कहता है लेकिन ये सच में अच्छा है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू अपना प्लान बताती है कि स्पोर्ट डे के दिन वो क्या करना चाहती है, प्रॉक्सी कन्फेशन सर्विस। तो वो उन तीनों से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसा रहेगा? पर उन तीनों का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन वो एकदम से कहते हैं सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो इसे करते हैं। और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। उसके बाद स्पोर्ट डे का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रेस को आरिसु जीत जाता है और जल्दी से जाकर अनाउंस वाली जगह पर अनाउंस करने लगता है कि तो इस रेस के विनर है यामाबुकी आरिसु। लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि वो बहुत ज्यादा तेज है। उसके बाद नेने आ जाती है जो कि अब उसके साथ पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर हमें रीका को दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर रही होती है क्लास फर्स्ट ए और फर्स्ट डी के बीच बास्केटबॉल मैच होने वाला है, तो जल्द ही जिम के अंदर इकट्ठा हो जाए। उसके बाद वहाँ पर रीको आती है और कहती है रीका चलो अब हमारी बारी है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और उस गेम को होस्ट कर रहा होता है आरिसु। फिर वो दोनों जाते हैं और अपनी अपनी पर्ची उठा लेते हैं। एक की पर्ची में लिखा हुआ था वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और दूसरी के पे लिखा हुआ था वो इंसान जिसकी आवाज आपको बहुत ज्यादा पसंद है। पढ़ने के बाद आरिसु के पास आते हैं और कहते हैं हमारे साथ चलो। वो कहता है अरे मैं तो इसे होस्ट कर रहा हूँ। वो दोनों कहते हैं हमें नहीं पता, चलो हमारे साथ। और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, इसीलिए आरिसु कहता है मैं तुम लोगों को हारने नहीं दूंगा। और वो एक को अपने बाहू में उठा लेता है और दूसरे को अपनी पीठ पर, और वो बहुत तेजी में भाग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सेकंड आ जाते हैं, जिस वजह से आरिसु बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर उसके बाद अगला कंपटीशन शुरू होता है जिसमें उन लोगों को हॉर्स राइडिंग करते हुए एक दूसरे के सर की पट्टी को छीनना होगा। लेकिन आरिसु के टीम के मेंबर्स थोड़े घायल होते हैं, इसीलिए आरिसु और शिनोबू एक साथ मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से शिनोबू बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और इधर इको उस कंपटीशन को होस्ट कर रही थी। वो कहती है आइए देखते हैं, मजा आएगा। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो लोग एक दूसरे के हेडबैंड को छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आरिसु से नेने कहती है अपने मुंह को दूर रखो, और दोनों में बहस होने लग जाती है। इसी चक्कर में शिनोबू का हेडबैंड छीन लिया जाता है, जिससे कि वो हार जाते हैं। तो आरिसु अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है। फिर वो शिनोबू से कहता है मुझे माफ करना, मैं पूरी तरीके से घोड़ा नहीं बन पाया। शिनोबू कहती है अच्छा हुआ तुम नहीं बने। तभी नैना उन्हें देखकर कहती है क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर वो दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हैं? लेकिन मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? फिर अनाउंसमेंट होती है कि अब हम
15 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद वो लोग ब्रेक टाइम में क्लब के अंदर बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो प्रॉक्सी कन्फेशन सर्विस की बात कर रहे थे, जिसमें कि दरवाजे के इस तरफ वो लोग होंगे जो कि अपना कन्फेशन दूसरे को सुनाना चाहते होंगे और इस तरफ ये लोग उनकी बात को सुनकर अनाउंस करेंगे। लेकिन दुविधा ये थी कि उन लोगों को इस बारे में पता कैसे चलेगा। पर शिनोबू कहते तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले प्रिंट कर लिए थे, हमें बस इन्हें स्टूडेंट्स को जाकर देना है। लेकिन ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं इससे तो टीचर को पता चल जाएगा, वैसे भी तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में रिलेशनशिप अलाउ नहीं है। तो वो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई। शिनोबू कहते हैं भूलो मत, मैं स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं उन लोगों को मना लूंगी। आरिसु कहता तुम क्या कह रही हो, तुम्हें लगता है कि टीचर्स तुम्हारी बात पर मान जाएंगे? शिनोबू कहते चलो ठीक है, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं पूरे स्कूल में ये इवेंट करने वाली हूँ। आरिसु कहता चलो ठीक है, बस ये टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और कहती है कि किस बारे में बात चल रही है जो कि टीचर को नहीं पता चलनी चाहिए। तो उसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेमन चान। तो उनकी टीचर बोलती है मैंने कहा था ना कि मुझे वो बोलना बंद करो। फिर वो कहते हैं अच्छा एक प्रॉक्सी कन्फेशन। तो शिनोबू सब कुछ बताने लगती है लेकिन लेमन उसके लिए मना कर देती है। तो आरिसु सामने आकर कहता है आंदो सेन से प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस सर्विस के फायदे बता सकता हूँ। पर लेमन उसी की बेइज्जती कर देती है और कहती है मैं इसीलिए इस क्लब में लड़के को ज्वाइन नहीं करवाना चाहती थी। शिनोबू आगे आकर कहती है प्लीज लेमन चान, मैं सच में ये करना चाहती हूँ। तो लेमन कहती है मुझे पता है कि तुम कभी जिद नहीं करती, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं करने दे सकती क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इको कहती है ये टीचर बनी क्यों जब इन्हें कोई काम ही नहीं आता। तो शिनोबू कहती है इसमें आपका भी बहुत ज्यादा फायदा है लेमन चान, हमारे क्लब ने पिछले साल स्पोर्ट डे बिगाड़ दिया था जिस वजह से उसमें आपका भी नाम आया था और आपकी रेपुटेशन गिर गई थी। लेकिन इस बार के स्पोर्ट डे पर आपकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा ऊपर हो रही है और अगर आपने हमें प्रॉक्सी कन्फेशन सर्विस देने दी तो इससे आपकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। आरिसु कहता है आराम की जिंदगी बेहतर होती है लेकिन दुनिया की छोटी नजर भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, इससे उनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो वो कुर्सी पे बैठ जाती है और कहती है तुम सब यहाँ पर खड़े क्यों हो, हमें वो काम करना होगा। नेने अपने मन में सोचती है ये कितनी मतलबी टीचर है। उसके बाद लेमन पूछती है वैसे तुम लोग इस इवेंट को कैसे शुरू करने वाले हो। शिनोबू बताती है हम फ्लेयर्स बांटने वाले हैं। तो लेमन कहते हैं एक बार बाहर देखना। तो वो लोग बाहर देखते हैं जहाँ पर एक टीचर सारी लड़की और लड़कों को अलग अलग बैठा रहा था और वो उन पर नजर रखे हुआ था। ये देखकर तो वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ये तो पीटी टीचर सेमेजिमा है। लेमन कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका दूंगी और तुम लोग जाकर अपना काम पूरा कर लेना, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे सकती हूँ। तो शिनोबू से थैंक यू बोलती है। लेमन बोलते ठीक है जल्दी करो, ऑपरेशन लेमन शुरू हो गया है। नेने कहते क्रेडिट लेना बंद करो। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटी टीचर सारे स्टूडेंट से कह रहा था अगर मैंने किसी भी लड़के को लड़की के साथ देखा तो दोनों को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब तक तुम लोग 20 साल के नहीं हो जाते तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, इसलिए चुपचाप से अपना लंच खाओ। तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है जो कि उससे कहती है अरे मिस्टर सीमेजिमा आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। तो कहता है लेकिन यहाँ पर बच्चों को कौन देखेगा। लेमन कहती है अरे वो कहीं नहीं जाने वाले, तो चलिए मेरे साथ हम लोग जाकर वहाँ छाव में बैठते हैं। तो वो मान जाता है। तो लेमन उन लोगों को आंख मार देती है। नेने कहती है उन्हें तो आंख मारना भी नहीं आता। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को उस बारे में बताने लगते हैं और प्लेयर्स बांटने लगते हैं और वो सबसे कह रहे थे आप लोग शांति बना के रखिएगा और इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा। आरिसु कहता है इस हिसाब से तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शोर भी ना हो और जल्दी काम हो जाए। तो नेने को एक आइडिया आता है और वो उन लोगों को अपने पास बुलाती है पर आरिसु को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो अपना आइडिया सबको बता देती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन चारों ने कॉस्प्ले वाली ड्रेस पहन ली थी और वो अपने इवेंट के बारे में उन लोगों को बताने लगते हैं, जिन्हें देखकर तो सारी भीड़ पागल हो जाती है। दूसरी तरफ से आरिसु ये देखकर कह रहा था मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों भगाया था, क्योंकि उन्हें अभी मेरी जरूरत नहीं है। तभी वो देखता है वहाँ से लेमन भागते हुए आ रही है जो कि कह रही थी मुझे बचाओ, मैं ऐसा और ज्यादा नहीं झेल सकती। तभी पीटी टीचर उधर देखता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो कहने लगता है तुम लोग इधर आओ, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आरिसु ये देखकर जोर से चिल्लाता है पीटी टीचर आ रहे हैं, जल्दी वहाँ से हटो। तो वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। फिर क्लब रूम में आकर वो लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि उन्हें अब क्या करना है और वो तीनों वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिनोबू अभी थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी उसका डोर नॉक होता है तो उसे लगता है वहाँ पर कोई स्टूडेंट आ गया जो कि अपने कन्फेशन के बारे में बताना चाहता है। इसीलिए वो जाकर उस स्ट्रिंग फोन को उठाती है जिसमें से एक लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, तुम ये कर सकती हो, इसलिए शांत रहो और दिमाग ठंडा रखो। लेकिन ये सुनकर वो गेट खोलकर देखती है तो वहाँ पर नेने, इको और रिका होते हैं। तो पूछती है तुम में से किसने अभी कहा था। तो कहते हैं ये तो एक सीक्रेट है। फिर वो कहती है अच्छा तो वो स्ट्रिंग फोन पे था इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई कि तुम में से वो कौन था। उसके कुछ देर बाद शिनोबू अनाउंस कर देती है कि अभी कुछ देर में ही प्रॉक्सी कन्फेशन शुरू होने वाला है। तो ये सीमेजिमा भी सुन लेता है, लेकिन तभी वहाँ लेमन आती है और उसका ध्यान भटका देती है। फिर शिनोबू के पास सबसे पहले एक लड़की आती है जो कि अपने बारे में सब कुछ बता देती है। तो शिनोबू जाकर उसके कन्फेशन को अनाउंस करने लगती है, जिसमें कि एक लड़के के लिए उस लड़की ने अपनी फीलिंग्स कही थी, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था और उसने वो डिटेल्स बताई थी जिससे कि वो उसे पहचान सकता है। और उस लड़की ने ये भी कहा था कि अगर
तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो तो प्लीज खड़े हो जाओ। तो लड़का खड़ा हो जाता है। फिर हमें लेमन और पीटी टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लेमन पीटी टीचर को अपनी बातों में उलझाई हुई थी और इस प्रॉक्सी कन्फेशन के बारे में वहाँ के सारे टीचर्स को पता चल जाता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो सुनने में बढ़िया है। और ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे जो कि अपनी फीलिंग्स को अनाउंस करवा रहे थे। फिर हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी इको पूछ लेती है, क्या तुम लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम कन्फेस करना चाहती हो? तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इको कहती है, मेरा मतलब ये है कि ये प्यार की फीलिंग से अलग हो सकती है। नेने कहती है, हाँ मुझे पता था तुम्हारा मतलब वही है। तभी रिका कहती है, हाँ मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं किसी से कहना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि मैं हमेशा से उसके साथ रूकी बिहेव करती थी। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी गलती नहीं थी बल्कि मेरी गलती थी, बस मैं खुद को सही से समझा नहीं पा रही। और वो आरिसू की बात कर रही थी। फिर नेने भी कहती है, मैं भी कुछ ऐसा बोलना चाहती हूँ जो मैं उसके मुंह पर नहीं बोल सकती। एक इंसान है जिसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, पर मैंने शर्म के मारे उससे बहस कर ली। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। और ये भी आरिसू की ही बात कर रही थी। तभी रिका कहती है, इको क्या तुम किसी को कुछ कहना चाहती हो? तो इको बोलती है, वैसे मैं किसी के साथ वॉइस चैटिंग कर रही थी, लेकिन मैंने अचानक बात बंद कर दी और उसे डरा दिया, इसलिए मैं बस उसे बताना चाहती हूँ कि इस बारे में चिंता ना करे। उसके बाद वो लोग उसके बारे में सोचकर ब्लश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां और आ जाती है जो कि अपने कन्फेशन को अनाउंस करवाना चाहती हैं, लेकिन तभी उनके इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो तीनों लड़कियां वहाँ पहुंच जाती है और उससे पूछती है, सिनोबू आखिर हुआ क्या? तो बताती है, शायद हमारे इक्विपमेंट्स खराब हो गए। और ये सोच सोचकर सिनोबू परेशान हो रही होती है और उसे अपने पास्ट की एक बात याद आती है, जहाँ पर एक औरत उससे कह रही थी, सिनोबू तुम सच में कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए वो ठान लेती है कि वो इसे पूरा करके रहेगी। तो खिड़की खोलती है तो वो लोग कहने लगते हैं, क्या तुम यहाँ से कहने की सोच रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ से कितनी जोर से बोलना होगा और तुम्हारा गला भी खराब हो जाएगा। तो सिनोबू कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं इसे ऐसे ही बेकार नहीं होने देना चाहती। तभी वहाँ पर आरिसू आ जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, जबकि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो तुम्हें इसे जरूर पूरा करना चाहिए। और उसके हाथ में एक मेगाफोन होता है। वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कहता है, मैंने पीटी टीचर से चुराया है और इसमें मेरी मदद लेमन चांद ने की थी। पीटी टीचर को बेवकूफ बनाया था। दोनों ने कहा कि वो देखो यूएफओ, तो वो उधर देखने लगता है। और प्रेजेंट में वो कहता है, हमें नहीं पता कि सेटअप को ठीक करने में कितना वक्त लगेगा, तो हम ये नाटक कर सकते हैं कि ये सब प्लान का हिस्सा था। ठीक है, तो सिनोबू अपनी आवाज को सीधा ऑडियंस तक भेजो। तो ये सुनकर सिनोबू उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आरिसू, तुम हमेशा मुसीबत के टाइम कमाल कर देते हो। लेकिन ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आरिसू सिनोबू के कान के पास जाकर कहता है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि हम दोनों क्राइम पार्टनर्स जो हैं। फिर वो उसे मेगाफोन दे देता है। तो मेगाफोन लेकर ऑडियंस के पास जाती है और कहती है, तो अब हम यहाँ से बाकी इवेंट को पूरा करेंगे, तो इसीलिए आप थोड़ा सा पास में आ जाइए। उसके बाद वो इवेंट वापस से शुरू हो जाता है और वहाँ से आरिसू जाने लगता है। वो लोग कहते हैं, आखिर आरिसू कहाँ चला गया? फिर कुछ देर बाद सिनोबू को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और स्टूडेंट वहाँ पे अपने कन्फेशन को अनाउंस करवाने के लिए आई थी, जिसके कन्फेशन को सुनकर सिनोबू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपने इवेंट को ऐसे चालू रखती है और अब वो लास्ट कन्फेशन को अनाउंस करने वाली थी। तो सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, यार अभी तो मजा आने लगा था, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। आरिसू को दिखाया जाता है जिसने अब अपने स्कूल की ड्रेस पहन ली थी। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने अपने स्कूल की ड्रेस क्यों पहन ली? तो वो कहता है, क्योंकि मैं जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था वो सब मैंने पूरे कर लिए हैं, तो इससे कोई भी रूल ब्रेक नहीं होता। उसके बाद आरिसू वहाँ से जाते हुए सिनोबू पर ध्यान देता है कि आज उसने अपने एक भी लाइन गलत नहीं बोली। और तभी सिनोबू लास्ट कन्फेशन को अनाउंस करने लगती है, जिसमें वो कहती है, मैंने किसी को धोखा दिया जिसने मुझे 3 साल पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन मैं उसकी जिंदगी से गायब हो गई। मैंने कोई वजह नहीं बताई और बाय भी नहीं किया। तो ये सुनकर आरिसू वहाँ रुक जाता है और उसकी बातों को गौर से सुनने लगता है। सिनोबू आगे कहती है, क्योंकि मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात करने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे दूर भागी थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं हमारा वादा निभा पाऊंगी। तो ये सुनकर आरिसू समझ जाता है कि ये जरूर अपोलो ने कहा होगा। सिनोबू आगे कहती है, इसीलिए मैं हैरान थी जब मैंने तुम्हारी आवाज दोबारा से सुनी, और साथ ही मैं डरी हुई थी। मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा होगे क्योंकि मैंने वादा तोड़ दिया, लेकिन उसके बजाय तुमने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया, जो कि तुमने मुझसे पहले किया था। और ये तब की बात कर रही थी जब आरिसू ने ऐलान किया था कि वो इन चारों को प्रोफेशनल बनाएगा। सिनोबू आगे कहती है, तो मैं एहसान चुकाऊंगी और तुम्हें वही बात बताऊंगी जो मैंने तब कही थी। आरिसू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और उसके बाद वो कहती है, दूसरों के लिए इजहार करने की सर्विस अब यहीं पर खत्म होती है। ये सब सुनकर आरिसू के दोस्त उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आखिर वो सब क्या था? तो ये सब जानने के बाद आरिसू को पूरा यकीन हो जाता है कि वो अपोलो ही ने कहा होगा। इसलिए वो जल्दी से सिनोबू के पास जाता है। यहाँ पर सिनोबू अपने आप से कह रही थी, मैंने जाकर बोल दिया। तभी आरिसू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, माफ करना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो आखिरी इंसान कौन था जिसने तुमसे इजहार करवाया? तो सिनोबू कहती है, मुझे नहीं पता कि वो किसने इजहार करवाया, लेकिन वो उसने कहने को कहा था, मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। तभी आरिसू देखता है कि वो बहुत ज्यादा कांप रही है, इसीलिए वो कहता है, ठीक है शांत हो जाओ और मुझे माफ कर देना, मैंने अपना आपा खो दिया था। और वैसे सच बताऊं तो तुमने अपना प्रॉक्सी इवेंट बहुत ही अच्छे से पूरा किया, सच में ये एक शानदार प्रोग्राम था। तो सिनोबू रोते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है, अरे ऐसे रो मत, नहीं
नहीं तो किसी को गलतफहमी हो जाएगी। तभी शिनोबू उसके सीने से लग जाती है और कहती है कोई बात नहीं, समझने दो गलत, अगर वो हमें गलत समझेंगे तो हम सिर्फ एक साथ डांट खाएंगे, आखिरकार हम दोनों क्राइम पार्टनर्स जो हैं। तो कहता ठीक है। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेमन सबको ऑर्डर दे रही थी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इस जगह को साफ करो। उसके बाद हमें आरिसू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था जब मैं पीटी टीचर के पास मेगाफोन देने गया तो मुझे बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ी, जिस वजह से मैं सफाई में मदद नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि मिडनाइट हट्टून शुरू हो गया है और साथ में एक मैसेज भी आया था जिसमें उसे क्लब रूम के पास बुलाया गया था। तो वहाँ जाता है जहाँ पर वो उस स्ट्रिंग फोन को उठाता है। तो उधर से अपोलो कहती है मैं तुमसे आमने सामने बात नहीं कर सकती क्योंकि हमें बात किए हुए पूरे के पूरे 3 साल हो गए हैं। वो उससे पूछता है वैसे तुमने प्रॉक्सी इजहार क्यों करवाया? अपोलो कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए। मैं अपने रेडियो शो से भागी थी और शायद मैं इसे छुपाते हुए थक गई हूँ। वो कहता है जब तुम ये कह ही रही हो तो तुम खुद को दिखा के नहीं देती। लेकिन वो कहती है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं उसके साथ ठीक हूँ, इसीलिए मैंने वैसे भी तुम्हें यहाँ आने को कहा था। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अब लेमन के घर आ गए थे क्योंकि लेमन उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। नेने कहती है पर हम तुम्हारे घर पर क्यों ये सब कर रहे हैं? लेमन कहती है क्योंकि घर पे पीना सस्ता पड़ता है और वो बियर पीने लगती है। फिर वो लोग उससे पूछते तुमने हमसे कपड़े क्यों चेंज करवाए? वो कहती है क्योंकि कपड़े चेंज करने के बाद तुम्हारे ऊपर स्कूल के कोई भी रूल्स लागू नहीं होते। नेने कहती है जरूर टीचर का एग्जाम गड़बड़ होगा जब तुम उसमें पास हो गई। शिनोबू कहती है वैसे तुम्हारा घर बहुत अच्छा है लेमन चान। इको कहती है मुझे टोस्ट कौन देगा? नेने कहती है चलो ठीक है शुरू हो जाओ प्रेसिडेंट। तो रिका कहती है सबने बहुत अच्छा काम किया लेकिन सबसे अच्छा काम किया शिनोबू ने। तो शिनोबू से थैंक यू बोलती है। तभी नेने कहती है चलो लेमन चान के लिए चेयर्स करते क्योंकि हम सब के पैसे वो देगी। तो कहती है अरे मैंने कब कहा कि मैं देने वाली हूँ, सच में एडवाइजर होना बहुत महंगा पड़ता है। फिर वो बैठते हुए कहती है वैसे मैंने तुम लोगों से कुछ आरामदायक पहनने के लिए कहा था लेकिन तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बन ठन कर आ गई हो। अच्छा हाँ मैं समझ गई, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है आरिसू, तुम अपने परिवार के लिए वारिस पैदा कर सकते हो। नेने कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम लड़कियां घबरा गई हो क्योंकि किसी ने उसे प्रॉक्सी कन्फेशन कर दिया था। नेने कहती है इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, मैं आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। इको कहती है मैं बस कुछ नए कपड़े पहनना चाहती थी। वो कहती है मेरा भी वैसा ही है, मेरे पास जो भी था मैंने वो पहन लिया। लेमन कहती है अगर बहाना बनाना ही था तो कुछ अच्छे बहाने बना लेते। फिर वो रीका से पूछती है तुम्हारे पास कौन सा बहाना है? तो रीका कहती है मैंने ये इसीलिए पहना ताकि आरिसू मुझे क्यूट बोले। फिर सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसने तो मुंह पर बोल दिया। लेमन कहती है क्या तुमने सुना आरिसू उसने क्या कहा? लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो तो सो गया। रीका उसके पास आकर कहती है तुमने एक अच्छा मौका गवा दिया, लगता है आरिसू अब तुम मुझे इस आउटफिट में कभी नहीं देख पाओगे। उसके बाद लेमन कहती है चलो अब हम ही लोग पार्टी करते हैं लेकिन उससे पहले हमें कुछ बाहर से खाने के लिए ले आना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम क्या लाने वाले हैं। इको पूछती है लेकिन आरिसू का क्या? तो वो लोग कहते हैं चलो इसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे इको आती है जो कि अपना लाया हुआ सामान फ्रिज में रख देती है और वो सीधा आरिसू के बगल में आकर लेट जाती है और उससे कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे बताओ तुम्हें शिनोबू ने इवेंट के दौरान गले क्यों लगाया था? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रही हो? लेकिन तभी वहाँ पर नेने आ जाती है जो कि उसे छुपकर देख लेती है कि वो उसे किस करने वाली है, इसीलिए वो ऐसे दिखाती है कि उसने उसे देखा ही नहीं और वो कह रही होती है अरे मेरा पर्स कहाँ चला गया। उसे देख कर इको घबरा जाती है, इसीलिए वो ठीक होते हुए उससे कहती है तुम्हारा स्वागत है घर पर। तो नेने कहती है क्या तुम बाहर नहीं गई थी? इको कहती है हाँ मैं गई थी लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। नेने भी कहती है मैं भी अपना पर्स भूल गई थी इसीलिए मैं वापस आ गई, वैसे तुम मुझे बताओगी तुमने क्या खरीदा? तो वो मना कर देती है लेकिन नेने अपने मन में सोचती है रुको क्या मैं इको के रास्ते में आ रही हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्या वो इसे किस करने वाली थी? तभी इको पूछ लेती है तुम यहाँ पर कब से हो? तो नेने हड़बड़ाते हुए कहती है मैं तो बस अभी यहाँ पर वापस आई हूँ, सच में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और ना सुना। तो इको पूछती है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तो नेने हैरान होते हुए बोलती है लेकिन ये अचानक से ये वाला टॉपिक क्यों आ गया? इको कहती है पता नहीं बस मैंने पूछ लिया। तो नेने कहती है हाँ मैंने किया है। तो इको ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या सच में तुमने ये कब किया और वो कौन था? नेने कहती है ये हाल ही में हुआ था अगर वो गिना जाए तो, यानी उसी की बात कर रही थी जब उसने आरिसू को मांगा के ऊपर से किस किया था। तभी नेने इको से पूछ लेती है वैसे क्या इको तुम एरेंड बॉय को पसंद करती हो? तो इको ब्लश करते हुए पूछती है ये तुम क्यों पूछ रही हो? नेने कहती है मेरा मतलब ये है कि तुम उसे पहले किस करने वाली थी ना। तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें पता चल गया, तुमने वो सब देख लिया था? तो उससे माफी मांगने लगती है लेकिन फिर भी इको बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे उससे प्यार है या नहीं, पर मैं हमेशा अकेली रही हूँ तो मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे नेने तुम आरिसू के बारे में क्या सोचती हो? नेने कहती सच कहूँ तो मैं सभी लड़कों से नफरत करती हूँ पर कम से कम वो बाकी लड़कों से बेहतर है। इको कहती है क्या तुम कह रही हो? लेकिन तभी वहाँ पर शिनोबू आ जाती है जो कि कहती है मैं घर आ गई, जिसकी आवाज सुनकर दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। शिनोबू देखती है कि वहाँ तो उन दोनों के जूते थे लेकिन वो दोनों यहाँ पर नहीं है। फिर वो देखती है आरिसू अभी भी सोया हुआ है तो वो उसके पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ पर वो कहती है मैं तुमसे 2 चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। पहला ये कि मैंने तुम्हें इवेंट के दौरान गले लगा लिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई थी, और दूसरी बात यह है कि मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी और शायद अब मैं वो तुमसे कहने वाली हूँ, जो कन्फेशन इवेंट के दौरान। लेकिन तभी वहाँ पर रीका आ जाती है जो कि कहती है शायद वो लोग भी अंदर आ गए होंगे, जिसकी आवाज सुनकर वो
बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बेड के नीचे जाकर देखती है तो उसे वो दोनों दिखाई देते हैं। तो वो पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग भी कहते हैं हम भी ये तुमसे पूछना चाहते हैं। लेकिन शिनोबू बेड के नीचे चली जाती है और वहाँ पर रिका आती है तो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और आरेसू के पास आकर बैठ जाती है और कहती है अब शायद तुम मुझे उन कपड़ों में फिर कभी नहीं देख पाओगे। फिर वो उसके हाथ को पकड़ के देखती है तो उसे पता चल जाता है वो अभी भी गिटार बजाना सीख रहा है। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है तो वो नीचे झुककर देख लेती है और उनसे पूछती है तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी आरिसू की नींद खुल जाती है और उन लोगों से कहता है आखिर यहाँ पर इतना अजीब माहौल क्यों बना हुआ है, क्या तुम लोगों ने लड़ाई की है। तो को बताती है नहीं हमने लड़ाई नहीं की, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से जो खरीदने गए थे वो हमने खरीद लिया, पर यहाँ आकर देखा तो सबने वही चीज खरीदी हुई है। तो आरिसू बोलता है इसका मतलब तुम लोगों को केक खाना बहुत ज्यादा पसंद है। शिनोबू बोलती है वैसे तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी इसीलिए मैं शुक्रिया कहना चाहती थी तो मैं केक लेकर आ गई। रीको कहती है तुम थके हुए थे तो मुझे लगा कुछ मीठा खाने से तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। रीका कहती है मैं हमारी सेलिब्रेशन के लिए लेकर आई थी। नेने कहती है मैंने इसे खरीदा क्योंकि मुझे ये चाहिए था। शिनोबू कहती है पर 4 केक बहुत ज्यादा है। लेकिन आरिसू कहता है तुम चिंता मत करो मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन खाते हुए उसकी हालत खराब हो रही होती है तो उससे कहते हैं खुद पर इतना जोर मत डालो। वो कहता है अरे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कभी वहाँ लेमन आ जाती है और कहती है तो सब लोग खुश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ। ये देखकर उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर वो सारा केक खा लेता है और वो मोटा हो जाता है। लेमन कहती है क्या तुम मेरा केक खाओगे। जो केक उसके हाथ में वो उसकी बात कर रही है ठीक है। आरिसू कहता है मेरा दिल इतना ज्यादा भर गया है कि अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक गेम खेलेंगे, जो भी इसमें हारेगा उसे ये केक खाना पड़ेगा। तो वो लोग ब्रिक्स वाला गेम खेलते हैं जिसमें ब्रिक्स को निकाल कर ऊपर रखना होता है और जिससे भी वो गिरेगा वो हार जाएगा। उसके बाद वो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत ही सही चल रहा होता है। तभी आरिसू को याद आता है कि उसने अपोलो से क्या बात की थी, जहाँ पर आरिसू ने कहा था कि मैंने तुम्हें खुद ढूंढने का फैसला किया था, अगर तुम मेरे सामने अपने आप आ जाओगी तो ये मेरी हार होगी, इसीलिए मैं इस क्लब को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा और तब मुझे पता चल जाएगा तुम कौन हो। अपोलो कहते तुम सच में इसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, मुझे नहीं लगता कि वो सपना सच होने वाला है, तुम चाहते क्या हो वैसे, क्या तुम मुझे बस यहाँ ढूंढने आए हो। आरिसू कहता है मैं यहाँ पर अपनी एक वजह से आया हूँ जिस बारे में मैं नहीं बता सकता, वैसे भी तुम लोगों की आवाज सामने से सुनने के बाद मैंने खुद का एक नया मकसद ढूंढ लिया, मैं अब आवाज से जुड़ी हुई नौकरी करना चाहता हूँ। मैं कोई भी वॉइस एक्टर नहीं बनूंगा लेकिन मैं एक सपोर्टर बनूंगा। मैं गाने लिखना चाहता हूँ, एनीमे बनाना चाहता हूँ, एक टीवी शो चलाना चाहता हूँ और साथ ही एक लाइव स्ट्रीमिंग चैनल का मैनेजर बनना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और तुम भी मेरे साथ काम करोगी। तो कहती चलो ठीक है देखते हैं, चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करो। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी प्रेजेंट में आरिसू देखता है कि उन लोगों ने तो उस ब्रिक्स का टावर बना दिया है। वो लोग कहते हैं कि हमने टीम बनाई ताकि हम तुम्हें हरा सके। आरिसू कहता है तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं हारने नहीं वाला। और वो उसमें से एक पीस को निकालता है तो वो टावर गिर जाता है जिस वजह से उसे वो केक खाना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से अपने घर वापस जा रहे होते हैं। फिर आरिसू वापस से वैसी बात को सोचने लगता है जो कि उसने अपोलो से कही थी। मुझे नहीं पता कि तुम में से अपोलो कौन है, लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारा फैन था और अभी भी हूँ। मैं सच में खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी आवाज दोबारा से सुनने को मिली। और उसे अपोलो का कन्फेशन याद आता है तो वो कहता है मेरा नाम लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो प्रेजेंट में बोलता है मैंने दोबारा से उसकी आवाज सुनी लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं पाया कि इन चारों में से वो कौन है। तभी वो चारों लड़कियां उससे पूछती है आरिसू क्या तुम थक गए हो, वैसे भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा थकाने वाला था, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। आरिसू कहता है हाँ बात तो सही है लेकिन तुम लोग भी तो उतना ही थकी हो, लेकिन इतना थकने के बाद हमने स्पोर्ट्स डे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल बना दिया। उन्होंने कहती है ज्यादा इतराओ मत, वैसे भी मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगा था वो कन्फेशन वाला पार्ट। तो सिनो वो पूछते क्या तुम्हें पसंद आया, तो वो लोग कहते हैं हाँ वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। फिर सुनकर वो कहते हैं मुझे खुशी हुई, इसलिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आरिसू को कुछ याद आता है जो कि उसने उसके आंख बंद करने के बाद उसके कानों में कहा था, लेकिन वो हमें अभी नहीं सुनाया जाता। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका अपनी परफॉर्मेंस कर रही थी। आरिसू कहता है स्पोर्ट डे के बाद से ही यहाँ पर भीड़ काफी बढ़ गई है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की रीका को घूर रही है। तभी रीका की नजर भी उस पर पड़ जाती है, तो जिस वजह से रीका अपने गाने को ठीक से गा नहीं पाती। तो ऑडियंस कहने लगती है शायद गिटार में कोई दिक्कत आ गई है। फिर रीका सबसे कहती है माफ कीजिएगा लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तभी आरिसू उस लड़की के पीछे जाता है और उससे पूछता है क्या मैं तुमसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़की उस पर ध्यान नहीं दे रही थी इसीलिए वो अजीब अजीब चीजें करने लगता है। तो लड़की कहती है अच्छा ठीक है बोलो क्या कहना है। तो आरिसू कहता है मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम शो के दौरान इतनी ज्यादा उखड़ी हुई क्यों थी, क्या तुम्हें उसका शो पसंद नहीं है। तो वो लड़की कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका शो कैसा है। तो आरिसू उसके शो की तारीफ करने लगता है। तो लड़की कहती है रीका जो गाने गाती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसीलिए कोई भी उसे गा सकता है, सच में वो पहले ऐसी नहीं थी। आरिसू पूछता है क्या तुम उसकी दोस्त थी। तो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है नहीं मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ। आरिसू कहता है अरे कहाँ जा रही हूँ, मुझे तुमसे और सवाल पूछने हैं। उसके बाद शाम के टाइम कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका बैठकर यही सोच रही होती है अब मुझे अपने खुद के गानों पर काम करना होगा। पर काम करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसे गाने लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो सोचती है उसे आरिसू को इस बारे में बता देना चाहिए। तभी वहाँ पर आरिसू आते हुए कहता है मैं तुम्हारा मेलन सोडा लेकर आ गया। वो कहती है लेकिन मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। आरिसू कहता है अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए और वो पीने लगता है। रीका उससे पूछते तुम्हें कैसे
पता था कि मैं यहाँ पर होंगी। तो आरेसू बताता मुझे तुम्हारी पुरानी दोस्त ने बताया, अब मैं भी उसे जानता हूँ। तो रिका कहती है क्या तुम माइको को जानते हो? आरेसू कहता अच्छा तो उसका नाम माइको है। वो इतनी जिद्दी थी कि उसने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। रिका समझ जाती है कि उसने उसे फंसाया था ताकि वो उसका नाम जान सके। आरेसू कहता है मैंने उससे थोड़ी बात की क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे शो के दौरान वो गुस्से में लग रही थी। तो रिका कहती है हाँ वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं पॉपुलर गानों को कवर करती हूँ, लेकिन उसे मेरे ओरिजिनल गाने पसंद आते थे। आरेसू कहता है तो तुम ओरिजिनल गानों को क्यों नहीं कवर करती? वो कहती है मैं नहीं कर सकती। वो पूछता क्यों? तो वो कहती है मैं तुम्हें ये नहीं बता रही क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे शर्म आती है। आरेसू कहता है लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें प्रो बनाऊं, तो बताओ तुम्हें मनाने के लिए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? रिका कहती है जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक कैरियोके रूम है, तो तुम्हें मुझसे बेहतर गाना गाना होगा। आरेसू कहता है एक एक्सपीरियंस सिंगर के खिलाफ एक नॉर्मल इंसान को गाने को कह रही हो। मुझे लगता है सच में तुम्हें बताने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम वो गाना गाओगी जो मैं चुनूंगा। उसके बाद वो एक गाना चुनता है जो कि उसने अपने शो में गाया था। वो कहता है तुम्हें ये गाना गाते हुए डांस भी करना होगा। तो वो कहती है लेकिन ये तो गाने का कंपटीशन था ना। आरिसू कहता है लेकिन मेरे पास कोई हैंडीकैप तो होना ही चाहिए ना। चलो ठीक है जाओ ये स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से जाकर वो गाना गाने लगती है और गाते गाते उससे गलती हो जाती है। आरिसू कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्त को तुम्हारा यही बर्ताव अच्छा नहीं लगता, और वो उसे और भी चीजें बोलने लगता है। लेकिन रिका उस गाने को दोबारा से रिस्टार्ट करती है और फिर से गाने लगती है, और इस बार वो अच्छे से गा रही थी, वो भी बिना लिरिक्स पढ़े हुए। उसे गाते देखकर आरिसू अपने मन में कहता है तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती है और ये मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा है। तभी वो उसके करीब आ जाती है और कहती है फिर से बताना मेरा कैसा बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जो कि उसका ऑर्डर लेकर आया था, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए वो कहता है मुझे माफ करना परेशान करने के लिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रीका का रिजल्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था आपके गाने की एक्यूरेसी थी 95%, यानी उसने बहुत ही अच्छा गाया। फिर वो कहते चलो अब तुम्हारी बारी। आरिसू एक गाना चुनते हुए कहता है मैं अपना सब कुछ इस गाने पे लगा दूंगा, और वो उससे कहता है उम्मीद है कि तुमने अपनी दवाई तैयार कर ली होगी क्योंकि मेरी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है कि तुम्हें ये नशा दिलवा देगी। उसके बाद वो गाना शुरू करता है। उसके गाने को सुनकर रीका कहती है मुझे अब भी उसका गाना ऐसा ही लग रहा है जैसा उसने मेरे साथ उस शो में गाया था। तभी उसके गाने का रिजल्ट आ जाता है जिसमें उसने 75% स्कोर किया था। तो वो कहता है शायद ये मशीन खराब हो गई है। रीका कहते तुम साफ साफ देख सकते हो कि तुम मुझसे 20% पीछे हो। फिर वो उससे पूछ लेती है तुमने यही गाना क्यों गाया, और उस गाने का नाम था हग नोट्स। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको और आरेसू बात कर रहे थे। तभी आरेसू उससे पूछ लेता है तुम्हारी शर्ट पर ये कौन सा बैंड का लोगो है? तो वो बोलती है ये मुझे पसंद है, ये वही बैंड है जो कि रीका को भी पसंद था। तो ये सुनकर आरेसू को याद आता है कि इसी बैंड के बारे में तो अपोलो भी बात कर रही थी कि उसे ये बैंड पसंद है, इसलिए वो उसे बता देता है कि क्योंकि मुझे किसी ने ये गाना सुनने को कहा था। तो कहती चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं अपने ओरिजिनल गाने क्यों नहीं गाती। मेरे पास्ट में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, इसीलिए मैं अपने ओरिजिनल गाने लोगों के सामने नहीं गा सकती। मेरा मतलब है कि मुझे अब डर लगता है। आरिसू पूछता है किस बात से? तो बोलते लोगों की उन नजरों से जब वो मुझे जज करते हैं या सोचते हैं कि मैं एक बेकार सिंगर हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरे के म्यूजिक को खुद गा सकती हूँ जिससे कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगी। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि दूसरे के म्यूजिक के पीछे छुपना सबसे ज्यादा आसान तरीका है। रीका को अपनी ऑडियंस के जजमेंट से डर लगता है, इसीलिए वो अपने मन में कहता है इसीलिए अगर मैंने इसकी प्रॉब्लम को अभी ठीक नहीं किया तो इसका कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा। रीका कहती है मैं एक नया गाना लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन नजरों को याद करके मैं रुक जाती हूँ। फिर सुनकर आरिसू कहता है अच्छा तो ये इसके गाने लिखने पर भी असर डाल रहा है, मुझे कुछ करना होगा। आरिसू वहाँ की कॉफी उठाकर कहता है अच्छा तो तुम्हें लोगों की नजरों से डर लगता है। वो कहते तुम्हें पता है ना वो कॉफी मेरी है। आरिसू कहता है मैं भी पहले वैसा ही था क्योंकि मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, और जब ऑडियंस की चुभती हुई नजरें मुझ पर पड़ती थी तो मुझे भी घबराहट महसूस होती थी। तो वो उससे पूछते तुमने अपने डर पर काबू कैसे पाया? आरिसू कहता भले ही तुम नया गाना ना लिख सको लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे पुराने गाने तो होंगे ना। तो वो कहती है हाँ शायद। आरिसू कहता है फिर तो सब सही हो गया, तुम्हें बस अब अपने उन गानों को स्कूल में परफॉर्म करना होगा जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऑडियंस लेकर आऊंगा। रीका कहती है तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो, पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है जरूरी नहीं है कि कोई नया गाना ही हो, तुम उन गानों को परफॉर्म कर सकती हो जो कि तुम्हारे पास पहले से हैं। रीका कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़े पर्सनल हो रहे हो? आरिसू कहता है ये यामाबू की फैमिली में आम बात है, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। आरिसू कहता है तो ठीक है, हम आज से एक हफ्ते बाद कॉन्सर्ट करेंगे, और उसने उसे रूफ टॉप पर परफॉर्म करने के लिए बुला लिया था, जिस वजह से रीका थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि वो सोच रही थी आरिसू उसके बारे में अब समझता है, और वो अपने मन में कह रही होती है क्या तुम भी उसी आदमी की तरह हो जैसा वो था। फिर हमें उसके एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा था मुझे लगा था कि तुम अब इसके लिए तैयार हो गई हो, शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन वो दरवाजा खोलती है और कहती है मुझे माफ करना आरिसू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसकी तीनों दोस्त बैठी हुई है। फिर वो लोग कहते हैं रीका बहुत वक्त बाद अब हमें तुम्हारा ओरिजिनल गाना सुनने को मिलेगा। तो उनसे पूछती है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाकी देखने वाले कहाँ हैं? तभी वहाँ पर आरिसू आकर कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें अकेले मुसीबत में डाल दूंगा? ऑडियंस की नजरों की आदत डालने के लिए तुम्हें अपने दोस्तों और फैमिली के नजरों से शुरुआत करनी होगी। फिर नेने कहती है तुम्हें बस हमें बता देना चाहिए था और हम तुम्हारी मदद करते इसे बचाने में। और वो दोनों भी कहते हैं हम तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी नजरों से देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे लिए गाना
गाना गाओगी। फिर आरिसू दरवाजा लॉक करते हुए कहता है परेशानी की कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, चलो अब खुलकर तुम गा सकती हो। उसके बाद वो गिटार लेकर रेडी होती है, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचा रही होती है। आरिसू सोचता है क्या मैंने गलत समझ लिया था कि वो दोस्तों के सामने परफॉर्म कर पाएगी। लगता है उसका ट्रॉमा कुछ ज्यादा ही गहरा है। तभी वो तीनों अपने पास से हौसला बढ़ाने वाले पंखे निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं रीका चांद तुम ये कर सकती हो। तो ये देख कर वो बहुत खुश हो जाती है और वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। ये सब देख कर उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं जब रीका उनके लिए गाना गाया करती थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका कह रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। आरिसू कहता है माफ करना, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम परेशान नहीं होती। रीका कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आरिसू पूछता मैं अपनी गलती कैसे ठीक करूं। तो उससे कहती है मुझे कैरियोके में ट्रीट दो और प्रैक्टिस में मेरी मदद करो। तो कहता है अगर ये करने से यकीन वापस आ जाएगा तो ये ठीक है। रीका कहती है लेकिन एक बार से कुछ नहीं होगा। वो कहता है क्या मेरा क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा गिर गया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा क्रेडिट स्कोर अभी कितना है। तो बोलते अगर ये पहले 100 पर था तो अब ये 80 के आसपास है। तो आरिसू कहता है क्या 20 पॉइंट गिर गया। और ऐसे ही कुछ दिन तक रीका उन लोगों के सामने परफॉर्म करती है, जिसका गाना सुनकर नेने को तो रोना ही आ जाता है। ये सब देखकर आरिसू अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं उन्हें खुद गाइड कर सकता हूँ, पर वो मेरा घमंड था, क्योंकि जब किसी दिन उन पर कोई मुसीबत आएगी तो शायद वो मैं नहीं होऊंगा जो उन्हें उसमें से निकालेगा, बल्कि वो उनके बीच का बॉन्ड होगा जो ये करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए तुम लोग एक साथ घूमने क्यों नहीं जाते ताकि तुम्हारी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाए। और वो सब शॉपिंग मॉल पर आए थे, इसीलिए वो लोग उससे पूछते हैं आखिर एक शॉपिंग मॉल ही क्यों। आरिसू बोलता है क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के लिए यहाँ से स्नीकर्स खरीदने हैं। तो वो लोग कहते हैं अगर तुम्हें वही खरीदना था तो अपने बहन के साथ आते ना। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं वैसे हम लोग कई दिनों से साथ में नहीं घूम रहे हैं। तो आरिसू कहता है जैसे चाहे वैसे मजे करो, अपने इस एरंड बॉय पर ध्यान मत देना। नेने कहती है वैसे भी मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। और वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। आरिसू कहता है रुको मैंने तुम लोगों को साथ में मजे करने को बोला था। और वहाँ पर सिनोबू होती है जो कि आरिसू से कहती है सुनो मिस्टर एरंड बॉय, अगर तुम फ्री हो तो क्या मुझे कपड़े चुनने में मदद करोगे। आरिसू कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या उन लड़कियों से मदद मांगना सही नहीं होगा। तो सिनोबू बोलती है वैसे आजकल मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो उन्हें पता चल जाए। तो वो कहता है अच्छा तो मुझे पता चल जाए तो ठीक है, लेकिन वो आगे चली जाती है और कहते हैं चलो मेरे साथ। उसके बाद वो कई सारे कपड़े ट्राई करके उसे दिखाती है और उससे पूछती है बताओ ये कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये सब आरिसू अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है। और वो कहता है वैसे तुमने अभी तक सिर्फ व्हाइट कपड़े ही ट्राई किए हैं। वो कहती है क्योंकि मुझे सफेद रंग पसंद है। तो ये सुनकर उसे अपोलो की बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था मुझे व्हाइट रंग पसंद है। तो कहता है सोचा जाए तो अपोलो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे इन लड़कियों में हमेशा अपोलो की झलक दिखाई देती है, लेकिन अभी भी पक्का नहीं हुआ है कि इनमें से वो कौन है। तभी सिनोबू उससे पूछती है क्या तुम्हारी चुप्पी का मतलब ये है कि तुम्हें ये वाले कपड़े ज्यादा पसंद आए। तो कहता है हाँ ये अब तक का सबसे अच्छा आउटफिट है, तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो। तो शर्मा जाती है और कहती है मैंने तुम्हें इतना ज्यादा भी देखने को नहीं बोला था। उसके बाद आरिसू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है लेकिन वो बाकी तीनों कहाँ गए। तभी वहाँ पर रीको आ जाती है और उसके ऊपर चढ़कर कहती है मेरी मदद करो, ये एक इमरजेंसी है। तो आरिसू उसके साथ चला जाता है जहाँ पर वो बताती है मैंने इसमें 1000 येन खर्चे कर दिए, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे निकाल नहीं पाई। आरिसू कहता है बस इतनी सी बात, और वो उसे निकाल कर दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसे अपने गाल से रगड़ने लगती है। तो वो उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो। ईको कहती है मैं इस पर अपनी सेंट लगा रही हूँ ताकि इससे और किसी की स्मेल ना आए। तो ये सुनकर उसे याद आता है कि अपोलो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो पूछता है क्या ये तुम्हारी आदत है। ईको कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर वो थोड़ा भड़क जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। अभी दूर से नेने चिल्लाती है ओए एरंड बॉय, क्या तुम थोड़ी टोक्योयाकी खाना चाहोगे, मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर लिया है। तो उसके पास आकर कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे पब्लिक में जोर से एरंड बॉय मत बोलना। नेने कहती है इसमें कौन सी परेशानी हो रही है, चलो आ जाओ चुपचाप मेरे साथ बैठ कर खाओ। अपोलो भी टाकोयाकी खाती थी और उसने एक फ्लेवर का नाम बताया था जो उसका फेवरेट था, इसीलिए वो नेने से पूछता मुझे तुम बता सकती हो कि ये तुमने कौन से फ्लेवर की टाकोयाकी ऑर्डर की है। तो नेने उसे उसका फ्लेवर बता देती है। तो आरिसू थोड़ा हैरान होता है, वो कहता है क्या तुमने इस फ्लेवर का लिया। नेने कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये फ्लेवर इतना ज्यादा पसंद है। आरिसू कहता है चलो खाते हैं। फिर वो कहता है माफ करना क्या मुझे टूथपिक मिल सकती है। और नेने उसे अपने टूथपिक से खिलाने लगती है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। नेने कहती है मैं क्या करूँ, मेरे पास बस एक ही टूथपिक है। तो आरिसू उसे खा लेता है। वो उससे पूछते तो बताओ कैसा लग रहा है। तो आरिसू पूछता है क्या तुम ये पूछ रही हो कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। नेने कहती है मेरे जैसी लड़की के हाथों से खाकर तो तुम्हें मजा ही आ गया होगा। पर वो कहता है खैर तुम्हें पता है आखिर रीका कहाँ है। तो नेने उसे बताती है वो कह रही थी कि वो नदी के किनारे बत्तख देखने गई है। तो ये सुनकर आरिसू कहता है उसने मॉल की छोड़ दिया, मैं उसे वापस लेकर आ रहा हूँ, टाकोयाकी खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेने कहती है तुम थोड़ा और घबराने की एक्टिंग कर सकते थे, पता है मुझे लग रहा है तुम्हें तंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी उसके पास एक और टूथपिक था। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों को एक साथ कैरियोके में ले आया था और वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था मैंने कहा था कि तुम लोग साथ में मजे करो, पर क्योंकि तुम लोग मेरी बात मानने से मना कर रही हो तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्लान्स बदलने होंगे। ईको कह रही थी एक ऐसी सी लाइटिंग है, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। चिनोबू बोलते हैं यार यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है। तभी रीका उठते हुए कहती है आरिसू मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी छोटी सी वो कैरियोके डेट बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तो ये सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहती है ठरकी, ईको कहती है छिचोरा, चिनोबू कहती है खिलाड़ी, आरिसू कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मुझे ये सब सुनना पड़े। रीका कहती है सबसे पहले मैं गाऊंगी, और आरिसू वो जो तुमने मेरे लिए गाया था अब मैं भी तुम्हारे लिए उसकी भरपाई के तौर पर गाऊंगी। और वो भी हग नोट्स बैंड के
एक गाने को गाने लगती है। आरिसू अपने मन में कहता है सेम कलर और सेम स्वाद पसंद आना अलग बात है, पर क्या तुम्हें वही सेम नीस बैंड पसंद आ सकता है जो सालों पहले अलग हो गया था? क्या ये किसी तरीके का मैसेज है? रीका कहीं तुम सच में? लेकिन तभी वो तीनों भी गाने लगते हैं। तो आरिसू कहता है अरे रुको, क्या तुम लोगों को इस बैंड के बारे में पता है? तो वो लोग कहते हैं हाँ हमें पता है, हम लोग तो इस बैंड को बहुत पसंद करते थे। आरिसू कहता है लेकिन इस बैंड के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि स्कूल में कोई उसकी एक सीडी लाया था। तो आरिसू पूछता है वो कौन लाया था? तो लोग कहते हैं वो तो हमें याद ही नहीं। आरिसू को याद आता है कि अपोलो सच में एक भुलक्कड़ थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब आरिसू क्लब रूम में आता तो सबको गुड मॉर्निंग कहता है, तो वो सब भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन नेने का मूड खराब था और वो एक तरफ घूम कर बैठी हुई थी। जब आरिसू उसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। तो नेने को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अरे तुम बेवकूफ हो क्या, मुझसे पूछो मुझे क्या हुआ है। तो आरिसू उससे पूछता है पर नेने कहती है मैं नहीं बताऊंगी। आरिसू कहता है फिर तुम चाहती क्या हो? तो नेने कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। आरिसू कहता है पता नहीं इसकी दिक्कत क्या है। तो शिनोबू बताती है उसने पिछले ही हफ्ते टेम्पररी हेल्पर के तौर पर थिएटर क्लब को ज्वाइन किया था। तो रीका बताती है उसने ज्वाइन करने के लिए हाँ इसीलिए किया था क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसकी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी, पर लगता है नेने का तालमेल उन लोगों के साथ नहीं बन पा रहा। तो आरिसू समझ जाता है कि इसी वजह से वो इतने गुस्से में है। तभी ईको आगे आकर कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें नेने की मदद करनी चाहिए आरिसू। आरिसू कहता है मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, जबकि वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, और वैसे भी एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिस वजह से उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी मदद कर सकता हूँ। ईको कहती है आखिरकार ये फंस गया। उसके बाद हमें थिएटर क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की नेने के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जब नेने डायलॉग बोलती है तो उसके डायलॉग को सुनकर वो लड़की बहुत जोर से उछल जाती है और वहाँ रखे सामान के ऊपर जाकर गिरती है। उसके बाद वो उठती है और नेने के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है हिमे कावासान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि सही से एक्टिंग करना, क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी? तो वो कहती है हाँ मैंने पढ़ी थी। और वहाँ पर आरिसू भी आ रखा था जो कि दरवाजे के पीछे से छुपकर उसकी एक्टिंग को देख रहा होता है। उसके बाद वो लड़की दोबारा से नेने के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है, लेकिन इस बार भी नेने डायलॉग को पूरे इमोशन के साथ नहीं बोलती, जिस वजह से वो लड़की दोबारा से वहाँ रख के सामान पर कूद जाती है। उसके बाद वो लड़की दोबारा से उठकर आती है और नेने को डांटते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि तुमसे ये हो पाएगा हिमे कावासान, जब तुम अपने डायलॉग बोलती हो तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है और तुम उस बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो, और उसी वजह से तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाता है कि लगता है कि तुम वॉशरूम जाना चाहती हो। ये सब देखकर आरिसू अपने मन में कहता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर इतनी ज्यादा दबी हुई होगी। फिर कुछ देर बाद ब्रॉडकास्टिंग क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी इवनिंग की ब्रॉडकास्टिंग पूरी करके क्लब रूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से गए नहीं थे और छुपकर नेने को देख रहे थे, और नेने का मूड सही में बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, इसलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए चिल्लाते हुए कहती है भाड़ में जाए वो लड़की, और वो उसके बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोलती है। तभी वहाँ पर आरिसू आ जाता है जो कि सीधा नेने के पास जाकर कहता है मैंने कल तुम्हारे थिएटर क्लब वाली एक्टिंग को देखा। तो नेने कहती है क्या तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो ताकि तुम मेरा मूड ठीक कर सको? पर आरिसू कहता है मैं यहाँ पर ये पूछने आया था कि ये तुम्हारी जो हेयर एक्सेसरी है क्या वो स्टैग बीटल की कॉपी है? तो ये सुनकर नेने उसे उठाकर पटक देती है और कहती है तुम यहाँ पर बस यही पूछने के लिए आए थे? तो आरिसू हंसते हुए कहता है तो हिमे कावा क्या तुमने मुझे उठाकर पटकने से पहले गुस्सा होने के बारे में सोचा था? तो वो उसे बैग से मारती है और कहती है चुप रह। पर आरिसू खड़े होते हुए कहता है ये हुई ना बात हिमे कावा, अब तुम्हारे असली इमोशंस बाहर आ रहे हैं। तो नेने रोते हुए कहती है सच में उस लड़की ने मेरा मूड खराब कर दिया, मुझे अब उससे नफरत है। तो आरिसू उसे और ज्यादा मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी एक्टिंग पर फोकस कर सके। फिर उसके कुछ देर बाद नेने उसे सब कुछ बता देती है कि उसे आखिर किस चीज के ऊपर डायलॉग बोलना है। तो आरिसू समझ जाता है कि जो स्टोरी नेने बता रही है उसका प्लॉट ये है कि एक लड़का उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दे दिया और किसी लड़की के पास चला गया। लेकिन जब उसे पछतावा हुआ तो वो वापस से उस लड़की के पास आकर माफी मांगता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। इसलिए आरिसू कहता है अगर तुम्हें ये एक्टिंग करनी है तो तुम्हें रियल लाइफ में धोखे का एक्सपीरियंस लेना होगा। तो नेने कहती है और तुम ये कैसे करोगे? क्या हम फिर से दोबारा से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एक्टिंग करने वाले हैं? और हाँ, इसमें तुम मुझे धोखा किसके साथ देने वाले हो? तो आरिसू कहता है ईको बाहर आ जाओ। तो ईको बाहर आ जाती है और नेने को बताती है कि वो आरिसू से प्यार करती है। ये सुनकर नेने हैरान हो जाती है। तो आरिसू समझाता है कि वो नेने के साथ उसे धोखा देने वाला है। नेने कहते हैं ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा। तो आरिसू कहता है तुम्हें उस लड़की को सबक सिखाना है कि नहीं? तो उस लड़की के बारे में सुनते ही नेने को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ मैं उस लड़की से बदला लेना चाहती हूँ। तो आरिसू कहता है ठीक है अब ये शुरू हो चुका है, और वो आगे जाने लगता है। तभी नेने कहती है मुझे माफ कर देना, सच में मेरी जैसी लड़की को झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता होगा। पर आरिसू कहता है लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो लड़की थोड़ी सी जिद्दी होती है उसका अपना अलग ही चार्म होता है। और उसके बाद वो ईको के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसू उसके साथ उसी स्टोरी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन जब नेने की बारी आती है तो आरिसू कहता है टॉयलेट उस तरफ है। नेने कहती है मुझे टॉयलेट नहीं जाना और कहती है मुझे नहीं लगता कि ये
काम करेगा क्योंकि मुझे ये असली नहीं लग रहा। पर इको आरिसू के साथ चिपकने लगती है। नेने कहते ये भी काम नहीं आने वाला। आरिसू कहता है ठीक है, तो हमें कुछ काम है तो हम लोग चलते हैं। और वो वहाँ से आगे जाकर एक खाली जगह पर बैठ जाते हैं और रोमांटिक बातें करने लगते हैं। और ये सब नेने छुपकर देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि सच में आरिसू और इको एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरिसू कहता है लगता है उसे यकीन हो रहा है। इको कहती है उसकी तरफ मत देखो नहीं तो उसे शक हो जाएगा। और शिनोबू और रिका भी वहीं पर होते हैं और हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि नेने को यकीन दिलवाने के लिए कि इको और आरिसू डेट कर रहे हैं, उन्हें एक अलग से प्लान बनाना होगा। पर आरिसू कहता लगता नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है। रिका कहती है अगर वो तुमसे नफरत करती होती तो वो तुम्हें बहुत पहले ही क्लब से निकलवा देती। फिर उन लोगों के बीच में रॉक पेपर सीजर होता है ताकि उनमें से कोई आरिसू की नकली गर्लफ्रेंड बन सके और उसमें इको जीत जाती है। लेकिन रिका और शिनोबू देखते हैं कि आरिसू और इको जम गए हैं और नेने भी जम गई है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि अब आगे करना क्या है। लेकिन तभी इको कहती है यामाबुकी कुन, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तो आरिसू को ये एक अच्छा आइडिया लगता है कि इससे नेने को और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि वो लोग डेट कर रहे हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन आरिसू घबराने लगता है क्योंकि अब वो लोग बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे लेकिन नेने उन्हें रोकने नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे उनकी किस होने वाली थी तभी वहाँ नेने आ जाती है और कहती है तुम लोग बेवकूफ हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो, हम अभी स्कूल में हैं और वैसे भी तुम्हें पब्लिक प्लेसेस में भी ये सब नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर रिका और शिनोबू आ जाते हैं जो कि उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि ये सब हमारा प्लान था ताकि तुम इस पर विश्वास कर सको। लेकिन लगता है कि इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन नेने ये सुनकर वहाँ से चली जाती है तो रिका और शिनोबू भी उसके पीछे जाते हैं उसे शांत करने के लिए। सच में इको तुमने कमाल कर दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। और उसके बाद वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीद कर देता है और वो अपने लिए भी ब्लैक कॉफी खरीदता है। लेकिन जब वो उसमें से एक घूंट पी लेता है तो इको कहती है मुझे तुम्हारी वाली ड्रिंक चाहिए। तो वो कहता है मैंने इसमें से एक घूंट पी लिया है। इको कहती है कोई बात नहीं और वो उसकी ड्रिंक लेकर पीने लगती है पर उसे वो बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। आरिसू कहता मुझे पता था तुम ये नहीं पी पाओगी। उसके बाद हमें थिएटर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से वो लड़की नेने के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। जब नेने की बारी आती है तो इस बार नेने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डायलॉग बोलती है लेकिन इस बार उसने डायलॉग की लाइंस को गलत बोला था पर उस लड़की को वो लाइंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है इसीलिए वो उसकी तारीफ करने लगती है। फिर उसके कुछ देर बाद नेने क्लब रूम में आ जाती है जहाँ पर आरिसू होता है। आरिसू कहता तो बताओ सब कैसा गया। तो नेने कहती है हाँ मैंने अपना बदला ले लिया और अब मैं अपनी दिल की बातों को खुलकर कह सकती हूँ। आरिसू कहता है ये सुनकर खुशी हुई। तो नेने शर्माते हुए कहती है इसका थोड़ा क्रेडिट तुम्हें भी जाता है इसलिए थैंक यू और अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने जज्बातों को खुलकर कहना कैसा होता है। तो आरिसू कहता है हाँ तुम अब थोड़ी सी सुधर गई हो, शायद इको के साथ वो नाटक करना फायदेमंद रहा। नेने कहती है पर किस करना ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। तो आरिसू बताता है कि वो इको का खुद का फैसला था। तो नेने पूछती है अगर मैंने ना रोका होता तो क्या तुम सच में एक दूसरे को किस कर लेते। आरिसू कहता है तुम पागल हो क्या, वो बस एक नाटक था, ऐसा हम कभी नहीं करते। तो नेने कुछ सोच कर कहती है मुझे लगता है कि इको सच में तुम्हें किस करना चाहती थी। पर आरिसू कहता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। पर नेने कहती है अगर मैं इको की जगह होती तो मैं खुद को रोक नहीं पाती और सच में तुम्हें किस कर लेती। पर ये बोलने के बाद वो एम्बेरस फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो आरिसू कहता है उसका क्या मतलब था। नेने कहती है ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि अब जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद वो बाहर जाकर एक जगह पे छुपकर कहती है ये सब अचानक से हुआ होगा लेकिन मुझे उस नाटक का बदला तो लेना ही था और मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग पहले से बेहतर हो गई है। और आरिसू इस तरफ इसे ढूंढ रहा था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर आकर परफॉर्म कर रही थी और शायद ये इको थी जिसके अब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और इको यहाँ पर कैसे पहुंची वो आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें इको को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करके कहती है सच में अब मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और शायद इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्रेस करती रही तो मैं एक दिन बहुत बड़ी वीटूबर बन जाऊंगी। तभी वहाँ पर कुछ लड़के एक वीटूबर के बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं और इस वीटूबर का नाम है मोमोतोसे जिसके अब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इसीलिए वो एक शो करने वाली है। तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर सुनते ही इको हिसाब करने लगती है कि उसे 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने में आखिर कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये जानकर वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे और ये सोच सोचकर वो परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर आरिसू और नेने आ जाते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। पर तभी इको वहाँ पर आती है और उसे टैकल मारते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने क्लब रूम में आकर सोचने लगती है कि आखिर वो 3 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे कर सकती है। इसलिए वो मोमोतोसे के चैनल पर जाकर उसकी वीडियोस को देखती है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा हाई ग्राफिक वाली होती है। तो वो उसमें से एक टॉपिक को पिक करके उसके ऊपर वीडियो बनाने लगती है लेकिन उसके पास हैंड कैम नहीं था इसीलिए जो भी वो बना रही थी वो उसके व्यूअर्स को नहीं दिखाई दे रहा था। और वो कुकिंग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे कुकिंग नहीं हो पा रही थी। और ऐसे ही वो धीरे धीरे कई सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती है पर वो किसी में प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही एक दिन इको बहुत ही ज्यादा परेशानी में कॉरिडोर में चल रही होती है। फिर वहाँ पर आरिसू आता है जो कि उससे कहता है कि रेनो मुझे तुमसे बात करनी है। और उसे देखते ही इको वहाँ से भागने लगती है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है आखिर तुम भाग क्यों रही हो। इको कहती है क्योंकि तुम मुझ पर चिल्लाओगे, मुझे
अकेला छोड़ दो, और खुद को छुड़ाने के लिए आरेसू के कान में फूंक मार देती है, जिस वजह से आरेसू उसका हाथ छोड़ देता है और इको वहाँ से भाग जाती है। और इको फिर से क्लब रूम में आकर टॉपिक ढूंढने लगती है और उसे एक टॉपिक मिल भी जाता है और वो एक न्यू आउटफिट पहनकर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली थी। इसके ऊपर उसके दोस्त भी बात कर रहे होते हैं और तभी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है और उसने स्विम सूट पहन रखा था। ये देखकर तो उसके दोस्त बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से इको की व्यूज बहुत तेजी में बढ़ने लगती है। तभी लोग कहने लगते हैं हमारे लिए जंप करो, तो वो जंप करने लगते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं कि इको की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है और फिर हमें पता चलता है वहाँ पर आरेसू आ गया था जिसने उसका आईपैड छीन लिया था। तो वो उससे कहती है मेरा आईपैड मुझे वापस करो, मुझे मोमोतोसे से आगे निकलना है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है, पर आरेसू उसे पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे पास पहले से ही वो सब है जो कि एक टॉप वीटूबर बनने के लिए चाहिए होता है। इको कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, पर आरेसू कहता है यामाबुकी परिवार में कभी भी कोई झूठ नहीं बोलता और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है तुम मोमोतोसे से बिल्कुल भी कम नहीं हो। तो इको कहती है ठीक है यामाबुकी कुन मेरी मदद करो। तो आरेसू कहता हाँ क्यों नहीं, अब मैं तुम्हारा एक परफेक्ट एडवाइजर बनूंगा। फिर वो लोग एक खाली रूम में आ जाते हैं जहाँ पर इको कहते हैं तुमने कूल भाषण तो दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर कुछ खास बात नहीं है। आरेसू कहता है तुम्हारे अंदर बहुत सी खास बातें हैं, सबसे पहली तो मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार है। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है। आरेसू बताता है कि एक टॉप क्लास का यूट्यूबर वही होता है जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, विजुअल आवाज भी अच्छी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा रियल आवाज में आता है। और वो उसकी इतनी तारीफ करता है कि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, इसीलिए वो उससे कहती है बस करो, तुम इतना ज्यादा बोलोगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। पर आरेसू कहता है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है और तुम्हें अगर जल्दी वायरल होना है तो तुम्हें बड़े वीटूबर्स के साथ कोलैब करना होगा। और वो इसे एक वीटूबर को दिखाता है जो कि उन गेमर्स को ढूंढ रही है जो कि एक हॉरर ज़ॉम्बी गेम खेल रहे हैं और वो उनके साथ कोलैब करना चाहती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो इको इसके लिए मान जाती है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी हॉरर गेम को खेलकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, लेकिन जब ज़ॉम्बीज आना शुरू होते हैं तो वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि कंट्रोलर फेंक कर चिल्लाने लगती है। तो आरेसू उसे उठाकर वापस से कुर्सी पर बैठाता है और कहता है तुमने इसकी प्रैक्टिस की है तो तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन जब वो दोबारा से ज़ॉम्बी का चेहरा देखती है तो वो दोबारा कंट्रोलर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि मैं नहीं कर सकती, मेरी पैंटी गीली हो जाएगी। ये सब देखकर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पर नेने कहती है लगता है यामाबुकी कुन को पता नहीं था कि इको हॉरर जॉनरा को लेकर बहुत ज्यादा डरती है। वो लोग भी कहते हैं कि आरेसू को इको को ये वाला गेम प्ले करने के लिए नहीं देना चाहिए था। फिर दोबारा से इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर इको कहती है मुझे माफ कर देना, तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो उसका मूड ठीक करने के लिए आरेसू कहता है तुम इसमें फेल हो गई, पर ये बिल्कुल भी जाया नहीं गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे उस रिएक्शन पर तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अभी तुम्हारा वो वाला टॉपिक ट्रेंड पर चल रहा है। तो इको देखती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर 2,70,000 व्यूज आए हैं और उसके ऊपर लोगों ने रिव्यूज भी बनाना शुरू कर दिया है। तो वो आरेसू से पूछती है तो ये बताओगे कि वो किस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं। तो आरेसू उसे थंबनेल दिखाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था एक वीटूबर लड़की ने डर के मारे अपनी पैंटी गीली कर दी। तो वो कहती है अरे मेरी पैंटी गीली नहीं हुई थी, और तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। तो वो देखती है कि आखिर वो किस चीज का नोटिफिकेशन है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे खुद मोमोतोसो ने एक इवेंट के लिए इनवाइट किया था। तो ये देखकर तो आरेसू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ये इवेंट ये था कि उन्हें एक गेम में पार्टिसिपेट करना है जो कि मोमोतोसो ने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें कई सारे वीटूबर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस इवेंट में बहुत सारे स्टेज होंगे, इसीलिए वो उस इवेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इको उसके इवेंट में पहुंच जाती है। पर जब वो वहाँ पहुंचती है तो मोमोतोसे उसे एक ऐसे ग्रुप में डाल देती है जहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं और वो इको की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो लोग इको से कहते हैं एक बार किस वाला चेहरा बनाना, तो इको बनाती है। तो उसके चेहरे को देखकर वो लोग कहते हैं लगता है तुम्हें टॉयलेट जाना है और उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर आरेसू को भी गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उन लोगों का गेम शुरू हो जाता है पर इको इस गेम में हार जाती है, तो इसीलिए वो लोग उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद मोमोतोसे आती है और वो भी इको का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है चलो ठीक है अब तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। आरेसू भी ये सब देख रहा होता है कि इको को वो लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ गया था। पर वो खुद को शांत करता है और इको के पास जाकर कहता है माफ करना किरीनो, ये सब मेरी गलती है। पर इको कहती है कोई बात नहीं, और सही में वो लोग बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, चलो कम से कम मैं मोमोतोसो के इवेंट में तो जा पाई। आरेसू कहता क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि उन लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया? इको कहती है हाँ ये चिढ़ाने वाला लगता है क्योंकि मैं उनसे बदला नहीं ले पाई, पर मैं खुश हूँ कि हमारी मेहनत ने हमें इतने बड़े मंच पर आने का मौका दिया। इसने मुझे यकीन दिला दिया है कि हम साथ में मिलकर और भी धांसू चीजें कर सकते हैं। तो आरेसू भी कहता है शायद मैं ये कभी नहीं सोच पाता, तुमने सही सोचा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें मजा आया। तो इको कहती है हाँ मुझे मजा आया, लेकिन तभी आरेसू गुस्सा हो जाता है और कहता है लेकिन मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। मोमोतोसो ने तुम्हें इनवाइट करके तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, उन लोगों की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी इको को चोट पहुंचाने की? सुनो इको अब हमें आगे बढ़ना
करना होगा और आगे जाकर हम उनसे जरूर अपना बदला लेंगे और इस बार मैं सीधा मोमोतोसे से बात करूंगा। लेकिन तभी मोमोतोसो का कॉल आ जाता है तो आरिसु कहता है लाओ मुझे बात करने दो। पर इको कहती है नहीं तुम सब बिगाड़ दोगे और वो उससे बात करने लगती है। यहाँ पर मोमोतोसो कहती है आज मेरे इवेंट में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि मैं अगर तुम्हें उस ग्रुप में डालूंगी तो वो लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ा देंगे और मैंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। और मैंने तुम्हें इसीलिए इन्वाइट किया था क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ एक एडवाइजर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उम्मीद है कि अगली बार मैं उससे जरूर बात कर पाऊंगी, तो तुमसे अगली बार मिलने का इंतजार रहेगा। और वो कॉल कट कर देती है। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इको कहती है आखिर उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता? तो आरिसु अपने मन में सोचता है वो बस वीडियो के कंटेंट से ही ये पता लगा पाई कि मैं इको का साथ दे रहा हूँ। अच्छा तो बड़े वीटूबर्स ऐसे होते हैं। और हमें मोमोतोसे को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रही होती है, लेकिन आप लोगों को इसका चेहरा देखकर थोड़ा फैमिलियर सा नहीं लग रहा? हो सकता है कि यही अपोलो है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हो सकता है कि इसकी मांगा में कुछ हिंट मिल जाए। तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर इसका सीजन 2 देख लेना। मैं तुम्हें उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद इको खड़ी होती है और कहती है सच में यामाबुकी कुन, तुमने मुझे उस वक्त बहुत हैरान कर दिया था। और वो उसके पास जाकर अपना आईपैड को उसके गाल से चिपकाती है और शायद उसने किस किया था। लेकिन जब आरिसु उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है नहीं, मैंने तुम्हें किस नहीं किया, ये मेरे रेस्ट रूम जाने वाला चेहरा है। और तुम्हें पता तुमने मेरा दिल थोड़ा धड़का दिया था जब तुमने कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इको को चोट पहुंचाने की। तो आरिसु जल्दी से उससे माफी मांगने लगता है और कहता है सच में मुझे माफ कर देना, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए लगता है गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। तो इको वहाँ से जाते हुए कहती है मैं अगली बार अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अगली बार हम लोगों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है। उसके बाद लंच ब्रॉडकास्टिंग का टाइम हो जाता है, इसीलिए सारी लड़कियां ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाती है और वो लोग उन लोगों का मैसेज पहुंचाने लगते हैं जिन्होंने अपने हिडन नेम के साथ मैसेजेस को उन्हें भेजा था, ताकि वो लोग बिना किसी को पता चले अपने मैसेज को किसी के पास भेज सके। और जब ये लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज बिल्कुल ही क्लीन सुनाई दे रही थी, क्योंकि अब उनके ब्रॉडकास्टिंग रूम में सारे नए इक्विपमेंट्स लग चुके थे। उसके बाद वो अगला मैसेज पढ़ती है जो कि किसी इताची नाम के बंदे ने भेजा हुआ था। फिर वो उसका मैसेज पढ़ती है, इसमें लिखा हुआ था कोई है जिसमें मुझे दिलचस्पी है, जब भी हमारी आंखें मिलती है तो वो शर्मा कर अपना मुंह फेर लेती है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ पर मौका है? तो इस पर वो लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन जब शिनोबु की बारी आती है तो वो आरिसु के बारे में सोचती है, इसलिए वो शर्माते हुए कह देती है हाँ तुम्हारे पास मौका है। नेने कहती है इताची सान हमें बताते रहना। उसके बाद फिर से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार फिर से इताची ने एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था हमने फिर से डिनर पर जाने का प्लान बनाया है, तो हमें क्या खाना चाहिए। तो वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं पर उन्हें डिसाइड करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो इको से पूछते हैं। तो इको सोच में पड़ जाती है, जहाँ पर वो इमेजिन करने लगती है कि वो आरिसु के साथ एक रेस्टोरेंट में आई है और ओकोनोमियाकी बनाने की कोशिश कर रही है। पर आरिसु उसके पास आ जाता है और कहता है इसे ऐसे नहीं करते, इस वजह से वो शर्माने लगती है। और प्रेजेंट में वो शर्माते हुए कहती है मुझे लगता है कि मैं ओकोनोमियाकी खाती। तो वो लोग इताची को ओकोनोमियाकी सजेस्ट करते हैं। फिर से अगले दिन का मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पर इताची ने इस बार कहा था यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं सच में बहुत करीब हूँ, लेकिन बात पक्की करने के लिए मैं क्या करूँ मुझे ये नहीं पता, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो शिनोबु कहती है तुम्हें उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछना चाहिए, तो शायद उससे तुम्हारी बात पक्की हो जाए। पर रीका और नेने दो अलग अलग बातें कहती है। नेने कहती है बस उसे किस कर लो और रीका कहती है बस उसे गले लगा लो। तो नेने ये सुनकर कहती है क्या तुम सामाजिक तौर तरीके भूल गई हो क्या रीका? और रीका भी कहती है तुम्हें सही में लगता है कि पहली बार में किसी को किस कर लेने से वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा? तो दोनों एक दूसरे को कहने लगते हैं बाहर के देशों में ऐसा ही होता है। रीको कहती है शिनोबु उन दोनों को शांत तो करवाओ, हम लोग अभी लाइव हैं। तो शिनोबु जल्दी से ब्रॉडकास्टिंग बंद करती है और कहती है तुम लोग शांत हो जाओ, हमें उन चीजों पर ओपिनियन नहीं देना चाहिए जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो। पर दोनों साथ में कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और रीका और नेने में दोबारा से बहस चलने लगती है कि वो इस बारे में आरिसु से पूछेंगे कि उसे किस पसंद है कि गले लगाना पसंद है। तभी वहाँ पर आरिसु आ जाता है। तो रीका उससे पूछने लगती है तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है, वैसे भी हमने माइक बंद कर लिया है तो तुम्हें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आरिसु कहता है दरअसल माइक अभी भी चालू है और यहाँ पर जो भी बातें हुई थी वो सब इन लोगों ने सुन लिया था। नेने कहती है अरे यार मेरी इमेज की तो धज्जियां उड़ गई और वो ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है और अपने मेकअप को ठीक करने लगती है और फिर वो उनसे पूछती है क्या तुम लोग सेमेजेमा सेंसे को जानते हो? तो वो लोग कहते हैं हाँ। तो लेमन बताना शुरू करती है कि हाल ही में वो मुझे बहुत ज्यादा घूरने लगे थे तो मैं उन्हें देखकर अपना मुंह फेर लेती थी और उसने कल मुझे ओकोनोमियाकी खाने के लिए इनवाइट किया, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि फ्री की चीज खाने को मिले तो उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे लगा कि सच में वो मुझे डेट कर सकता है, इसलिए कुछ देर पहले उसने किस करने और गले लगाने की कोशिश की, तो इसलिए मैंने उसकी धुलाई कर दी। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि इताची सान और कोई नहीं उनका टीचर ही था। लेमन कहते हैं वैसे तुमने ब्रॉडकास्टिंग में तो बहुत कुछ बोला था, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगों के
पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ये सुनकर नेने थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, पर रीका बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है। उसके कुछ देर बाद इको ब्रॉडकास्टिंग को दोबारा शुरू करके सबको कह देती है कि जो भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ये सब स्क्रिप्टेड था, इसीलिए इन सब बातों को सीरियस ना लें और सुरक्षित रहें, धन्यवाद। और वो ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर देती है। फिर लेमन वहाँ से चली जाती है तो आरिसू कहता है चलो इको अब हमें चलना चाहिए, हमें गेम की प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो आरिसू के मुंह से इको का फर्स्ट नेम सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आरिसू तो हमेशा उसे उसके सर नेम से बुलाता था। तो नेने उसके पास जाकर कहती है सुनो एरंड बॉय, तुम इको को उसके नाम से कैसे बुला रहे हो? तो आरिसू कहता किरीनो मुझे माफ करना, वो शायद जल्दबाजी में मेरे मुंह से निकल गया होगा। तो इको कहती है कोई बात नहीं, मुझे इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो आरिसू कहता है तो क्यों ना मैं अब से तुम्हें इको ही बोलूं, ये नाम बिल्कुल ही शॉर्ट है तो इसमें टाइम बचेगा। तो ये सुनकर नेने घमंडियों की तरह बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें मुझे नेने बुलाने दूंगी। तो आरिसू पूछता क्यों? तो नेने चिल्लाते हुए कहती है क्योंकि ये बोलने में आसान है। तो वो कहता है ठीक है नेने। तो ये सुनकर वो शर्मा जाती है। उसके बाद रीका भी आकर कहती है तुम मुझे रीका बुला सकते हो, तो एक बार रीका बोलकर दिखाओ। तो वो उसका नाम लेता है। तो रीका कहती है अरे यार ये तो सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है अरे यहाँ पर चल क्या रहा है? उसके बाद वो शिनोबू की तरफ देखकर कहता है तो अब जब सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके नाम से उन्हें बुलाऊं तो क्या युजुकी तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं? तो शिनोबू बोलती है नहीं रहने देते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर शर्म आएगी। और ये बोलते हुए थोड़ी सी उदास लग रही थी। तो आरिसू कहता है मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तो क्यों ना आज की पढ़ाई कैंसिल कर देते हैं। तो वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ पर हमेशा मिलती हूँ। उसके जाने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुम शिनोबू को ट्यूशन पढ़ा रहे हो? तो वो उन्हें बता देता है कि हाँ वो उसे ट्यूशन पढ़ाता है। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनोबू और आरिसू रेस्टोरेंट में आ गए होते हैं और शिनोबू वहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है तो आरिसू फ्राइज खा रहा होता है। तो शिनोबू कहती है देखने में टेस्टी लग रहे हैं, तो क्या मैं भी खाकर देख सकती हूँ? तो आरिसू कहता है तुम अपने हाथों से मत खाओ नहीं तो तुम्हारी बुक में तेल लग जाएगा, रुको मैं तुम्हें खिलाता हूँ। और वो अपने हाथों से फ्राइज खिलाने लगता है। पर ये देखकर वो शर्मा जाती है और कहती है अरे मुझे अभी याद आया कि मैं तो डाइटिंग पे हूँ, इसलिए मैं ऑयली चीजें नहीं खा सकती। तो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है शिनोबू उसके हाथ को पकड़ के उस फ्राइज के पीस को खा लेती है और कहती है मुझे एक और दो। और वो शर्मा रही होती है। तो आरिसू कहता है अरे हाँ याद आया, जब हम यहाँ पर पहले आए थे तो नेने ने मेरा परफेक्ट चुरा लिया था, लेकिन इको ने बराबर करने के लिए अपनी आइसक्रीम मेरे साथ बांट ली। पर वो जब भी किसी का नाम ले रहा था तो शिनोबू को खांसी हो रही थी, इसलिए वो उससे पूछता है क्या ये सब मेरे दूसरों का नाम लेने से हो रहा है? तो शिनोबू कहती है नहीं ऐसा नहीं है। आरिसू कहता है मैं दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं? पर वो उसकी बात को टाल देती है और कहती है चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो आरिसू देखता है कि उसका छाता टूट गया है। तो शिनोबू कहती है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ अपना छाता शेयर कर लूं। तो इसीलिए दोनों साथ में एक ही छाते में घर जाने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ बातें भी होती है। और शिनोबू अपने मन में कह रही थी मैंने तुम्हें इसीलिए मेरे नाम से बुलाने से मना किया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात थी, लेकिन जब तुम मेरा नाम नहीं लेते तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। पर हम चारों में से मैं ही अकेली हूँ जो सबसे ज्यादा पीछे हूँ। और यही सोचते सोचते वो वहीं पर रुक जाती है। आरिसू पूछता क्या हुआ? तो वो कहती है कुछ नहीं। और अपने मन में कहती है मुझे तुम्हारे साथ हर हफ्ते पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि मैं अब असल में उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे ग्रेड्स बेहतर ना हो और मैं अपना सपना पूरा करने की बजाय तुम्हारे साथ पढ़ती रहूं। और वो अपने मन में कहती है मेरे लिए अभी युजुकी ही काफी है और बदले में मैं तुम्हारे साथ इन पलों का और ज्यादा मजा लेना चाहती हूँ। और वो कहती है यामाबुकी कुन, अगर मैं कभी अपने सपनों की तरफ बड़े कदम बढ़ाने लगूं और उन तीनों के साथ आकर खड़ी हो जाऊं तो क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे? और वो एक स्माइल करती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ पौधे लेने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को कोई भी ढंग का पौधा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब भी वो किसी पौधे के बारे में आरिसू से पूछते थे तो वो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल से बताने लगता था। तो नेने कहती है तो एक प्लांट ओटाकू है। फिर वो लोग एक प्लांट को चुनी लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और आरिसू अपने मन में कहता है आजकल रीका ने अपने गानों पर काम करना बंद कर दिया है, पता नहीं वो अपना नया गाना कब लिखेगी। और यही बात रीका भी सोच रही होती है कि उसने अपने गानों पर काम करना बंद कर रखा है, उसे जल्द से जल्द कोई नया गाना बनाना होगा। और तभी उन लोगों को किसी के गाना गाने की आवाज आती है। तो रीका को वो आवाज सुनकर कुछ याद आता है और वो उस पौधे को इको को देकर कहती है तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। इको कहती है क्या अब मैं इस पौधे की मम्मी बन गई हूँ? आरिसू अपने मन में सोच रहा होता है क्या रीका उस आवाज को जानती है। उसके बाद रीका वहाँ पहुंच जाती है जहाँ पर आइको होती है और वही ये गाना गा रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जो कि उसका गाना सुन रहा हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है सुनो लड़की, तुम्हारा गाना तो कोई सुन ही नहीं रहा, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। पर आइको उसी पर भड़क जाती है और कहती है तो तुम्हें इससे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर जब तक चाहूंगी तब तक गाऊंगी। तो उस बंदे का मूड खराब हो जाता है और वो उसे बद्दुआ देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आइको कहती है अब मैं अपना अगला गाना गाने वाली हूँ जो कि मैंने अपनी दोस्त के साथ बचपन में लिखा था। तो ये सुनकर रीका बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। आइको आगे कहती है मैंने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन वो बस एक छोटे से फेलियर की वजह से डर कर भाग गई, पर मैं तब तक गाती रहूंगी जब तक मेरा सपना पूरा ना हो जाए। और वो गाना शुरू कर देती है और रीका भी ध्यान से उसके गाने को सुन रही थी। और दूसरी तरफ आरिसू इको को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था
क्योंकि उसे लग रहा था कि रीका भी गाने की वजह से हिप्नोटाइज होकर वहाँ चली गई थी। लेकिन जब वो इको को कहता है अब ये नींबू बिल्कुल ही मीठा हो चुका है तो तुम इसे खाकर देखो, तो इको उसे खाकर देखती है पर उसे वो बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। लेकिन तभी बाहर से उन लोगों को गाने की आवाज आने लगती है, तो वो लोग बाहर जाकर देखते हैं और वहाँ पर रीका होती है जो कि अपनी परफॉर्मेंस कर रही होती है और वो यहाँ पर एक नया गाना गाती है जो कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और कुछ को अच्छा लगता है। तो ये गाना सुनकर आरेसू उसकी तारीफ करता है। उसके बाद रीका सबसे माफी मांगती है क्योंकि उसने इस गाने के लिए सबको खुश करने की परवाह छोड़ दी थी, क्योंकि ये गाना मेरे दोस्तों और एक किसी फालतू इंसान के लिए था। तो ये सुनकर आरिसू स्माइल करता है और कहता है अच्छा एक फालतू इंसान। उसके कुछ देर बाद वो लोग रीका के स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जहाँ पर रीका परेशान होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा नया गाना वहाँ पर गाना चाहिए। तो आरिसू उसकी तारीफ करने लगता है पर रीका इससे थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो अपना मुंह फेर लेती है। आरिसू कहता है मेरी तारीफ को ऐसे खिड़की से बाहर मत फेंको। रीका कहती है सुनो, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम तीनों मेरे परफॉर्मेंस में मदद ना करो, क्योंकि अगर मुझे तुम लोगों की आदत हो जाएगी तो शायद वो बात नहीं रहेगी। शिनोबू कहती है चलो कोई बात नहीं, हम अगले शो को देखने के लिए जरूर वहाँ आएंगे। आरिसू देखता है कि रीका अभी भी परेशान है, इसलिए उसका प्रोड्यूसर होने के नाते उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो उसके पास जाकर कहता है रीका मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो रीका कहती है सच में वो कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है हाँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीका और आरिसू नदी के किनारे आ रखे थे। तो आरिसू कहता है सच में तुम्हें यहीं पर आना था। तो रीका कहती है हाँ, मुझे आधी रात के वक्त गाने के बारे में सोचने के लिए यहाँ पर आना था, आ जाओ मेरे बगल में बैठ जाओ। तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है, जहाँ पर रीका कहती है कि मैं अपने म्यूजिक के जरिए किसी को कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन शर्म के मारे मैं उससे बहुत दूर हो गई थी और अब मुझे हिम्मत जुटानी है उन्हें बताने के लिए कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। तो आरिसू सोचता है कि शायद वो आइको के बारे में बात कर रही है। तो आरिसू उससे पूछ लेता है कि तुम इस म्यूजिक के जरिए उस इंसान को क्या बताना चाहती हो। तो रीका कहती है मुझे बताने में शर्म आ रही है। तो कहता है बताओ मुझे। तो रीका कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो आरिसू सोचता जरूर ये आइको के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर रीका की बातों से भी लग रहा है कि वही अपोलो है। उसके बाद आरिसू कुछ सोचता है और कहता है रीका सुनो, क्या मैं तुम्हारी म्यूजिक की स्क्रिप्ट देख सकता हूँ। तो वो उसे अपनी म्यूजिक की स्क्रिप्ट दिखाती है, जिसे पढ़ के वो कहता है अरे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इससे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो रीका बताती है वो मेरे लिए देर रात तक सुनने वाले लिसनर थे, मुझे उनसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आया और उन्होंने मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए हौसला दिया। इस बात से तो ये और ज्यादा मुझे अपोलो जैसी लग रही है। तो आरिसू कहता है ये सारी बात तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो तुम इन्हें सीधे शब्दों में क्यों नहीं कह देती। तो रीका कहती है म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए वो कहना जो मैं सीधा नहीं कह सकती वो धोखा देने जैसा लगेगा, और अगर मैंने इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया तो शायद उन्हें निराशा होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि जो वो सुनना चाहते हैं वो सीधा मुझसे सुने। तो आरिसू भड़कते हुए कहता है क्या तुम्हें सब कुछ चाहिए? मुझे पता है तुम्हारा अलग तरीका है, लेकिन इस तरीके से कोई भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता जैसे तुम बता सकती हो। और वो उसे समझाने लगता है। तो रीका कहती है मान लो अगर तुमसे कोई गाने का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो आरिसू कहता है मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये सुनकर रीका खुश हो जाती है और कहती है तो मुझे लगता है कि मुझे इस गाने को सीडी से हटा देना चाहिए। तो आरिसू पूछता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है क्योंकि ये लास्ट गाना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही खास है, इसलिए मैं इसे तब के लिए बचाना चाहूंगी जब मैं खुद को एक सिंगर कह सकूं, और तभी मैं ये गाना दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। तो आरिसू पूछता है तो क्या तुम इसे बुडुकान कॉन्सर्ट तक बचा कर रखने वाली हो? तो वो कहते नहीं, इतनी भी ज्यादा आगे तक नहीं। मैंने सोचा है कि अगर मेरी ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस सक्सेसफुल रही और मेरी सीडी की 50 कॉपीज बिक गई तो मैं इसे उस पर्सन के लिए गाऊंगी जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसू रीका को एक पार्क में ले आया था और वो उस जगह की तारीफ करते हुए कहता है ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने पहली बार अपनी स्ट्रीट परफॉर्मेंस शुरू की थी और आज वो लोग सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। लेकिन रीका अभी भी सोच रही थी कि क्या वो ये कर सकती है और उसे बार बार अपने पास्ट के बारे में याद आ रहा था, इसीलिए वो सोच रही थी कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। तभी आरिसू उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता है क्या हुआ रीका, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। तो वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो आरिसू कहता है सुनो, गाते वक्त अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम नहीं गा पाओगी तो मेरी आंखों में देख लेना। तो रीका ब्लश करते हुए कहती है ठीक है। आरिसू कहता है और साथ में मदद करने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, मैं इन्हें हवा में लहराऊंगा जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। रीका कहती है ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं शर्म से वहीं मर जाऊंगी। तो आरिसू कहता है अरे यार मैं तो फिर ये बेकार में ही लेके आ गया। तो रीका हंसते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम मेरा मूड अच्छा करने के लिए ये सब कह रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो लोग अपना सेटअप वहाँ पर लगा लेते हैं और रीका गाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो गा रही होती है तो लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। तो ये देखकर आरिसू भी परेशान हो रहा था। पर तभी रीका की नजर अपने बगल में पड़ती है जहाँ पर शिनोबू, नेने और इको आ रखे थे। तभी इको कहने लगती है अरे हम बस रास्ता भटक गए थे। शिनोबू कहते चलो चलते हैं। तो उन्हें देखकर रीका को खुशी होती है और उनके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, इसलिए वो कहती है बाहर में जाए बहुत सारे लोग, अब मैं उनके लिए गाऊंगी जो मेरे बिल्कुल ही करीब हैं
और फिर वो गाना शुरू कर देती है और इस बार सही में कुछ लोग उसके गाने को सुन रहे होते हैं। आरिसू स्माइल करते हुए कहता है अच्छा हुआ मैंने उन लोगों से मदद मांगी। फिर हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरिसू ने कहा था कि मुझे पता है कि उसने तुम्हें उसके कॉन्सर्ट में आने से मना किया है, लेकिन वो चाहती है कि तुम उसके कॉन्सर्ट में आओ, इसलिए अगर तुम उसके कॉन्सर्ट में आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। और अब रीका जैसे जैसे गा रही होती है वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर जब रीका का गाना पूरा हो जाता है तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और एक लड़की आगे आकर उससे कहती है मुझे तुम्हारी सीडी की कॉपी खरीदनी है। तो ये देखकर बहुत सारे लोग उससे सीडी खरीदने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और सिंगर्स आ जाते हैं जो कि वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए थे और असल में ये लोग प्रोफेशनल सिंगर्स हैं यानी सेलिब्रिटीज। उन्हें देखकर सारी भीड़ उनकी तरफ चली जाती है पर रीका ये देखकर उदास हो जाती है। फिर उन सेलिब्रिटीज में से जो लड़की गाना गाने वाली थी वो कहती है हम लोग यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी को मनाने के लिए आए हैं क्योंकि हमने यहीं से गाना शुरू किया था, लेकिन मुझे ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके बाद वो लड़की कहती है चलो अब शुरू करती हूँ मैं, और फिर वो गाना शुरू करती है और साथ में उसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू कर देते हैं और सही में उसका गाना लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि रीका और आरिसू भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर रीका कहती है मैं हार नहीं मान सकती और वो अपना अगला गाना गाने लगती है और उसे गाते हुए अपने पुराने दिन याद आ रहे थे जहाँ पर उसकी दोस्त आइको उसके साथ मिलकर गाना बनाना चाहती थी, इसीलिए दोनों ने साथ में मिलकर गाना बनाया था। लेकिन जब उन्होंने अपने गाने को एक म्यूजिक स्टूडियो में भेजा तो उन्हें सिर्फ रीका की आवाज अच्छी लगी। ये जानने के बाद रीका भड़क जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हो, आइको और मैंने साथ में मिलकर इस गाने पर काम किया है। पर आइको उसे शांत करती है और कहती है कोई बात नहीं रीका, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं देख सकूँ कि तुम मेरा सपना पूरा करो। और ये सब सोचते हुए वो रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर आइको आ जाती है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। रीका आरिसू से कहती है क्या तुमने इसे बुलाया? तो आरिसू कहता नहीं, वो मैंने जब पैम्पलेट्स बांटे थे तो शायद इसे भी मैंने एक दे दिया था। और सही में आइको के पास उसके कॉन्सर्ट का पैम्पलेट था। उसके बाद आइको आगे जाती है तो रीका उससे माफी मांगने लगती है, पर आइको कहती है जल्दी करो और गाओ, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो रीका खुश हो जाती है और उसके लिए एक छोटा सा गाना गाती है जो कि आइको और रीका की दोस्ती के ऊपर था। गाना पूरा होने के बाद रीका आइको से पूछती है तुम्हें कैसा लगा? तो आइको सीधा बोल देती है उतना भी अच्छा नहीं था। तो रीका थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है और दूसरी तरफ ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या अब हमें यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी आइको आगे बढ़कर माइक लेकर चिल्लाने लगती है कि अब अगला गाना रीका गाने वाली है इन द काम ऑफ नाइट, और ये वही सॉन्ग है जो कि रीका और आइको ने साथ में मिलकर बनाया था। रीका कहने लगती है अरे तुम क्या कर रही हो, तुम उन्हें भड़का क्यों रही हो? आइको कहती है मुझे करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें वो गाना याद नहीं है क्या? तो रीका कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उस गाने को भूल जाऊँ। लेकिन तभी वो लड़की कहने लगती है क्या वो लोग हमसे पंगा लेना चाहते हैं? तो आइको कहती है क्या हुआ, डर गए? और वो उन्हें और ज्यादा उकसाने लगती है। तो रीका कहती है कुछ करो यामाबुकी कुन, पर आरिसू तो खुद ही उन पर चिल्लाने लगता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमारा सामना कर दिखाओ। रीका कहती है अरे अब तुम भी शुरू हो गए। आरिसू कहता है रीका ये सब सोचने का टाइम नहीं है, हमें इनसे मुकाबला करना ही होगा। आइको कहती है चलो अब शुरू करते हैं। तो रीका भी उसके लिए मान जाती है और फिर दोनों साथ में वो गाना गाने लगते हैं जो कि काफी अच्छा होता है। और झाड़ियों के पीछे से छुपकर ये तीनों भी वो गाना सुन रहे होते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खा रहे होते हैं और वो तीनों रीका की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ तक कि तुम्हारी सीडी की 20 कॉपीज भी बिक गई। तो रीका कहती है हाँ ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआत के लिए ये थोड़ी अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन इको कहती है हमें आइको चांद को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए था। रीका कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की थी? फिर हमें पता चलता है कि आइको बहुत ही ज्यादा शर्मीली लड़की है जो कि नए लोगों से नहीं मिल पाती। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग खाना खाकर वहाँ से जा रहे होते, लेकिन तभी रीका को याद आता है कि वो अपना वॉलेट वहीं पार्क में भूल गई थी, इसलिए वो सबसे कह देती ठीक है तो तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो नेने और इको कहते हैं जल्दी जाओ एरंड बॉय उसकी मदद करो, और उसके बाद वो वापस से ट्रेन पर बैठकर वहाँ जाने लगते हैं। और रीका कहती है यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली हैं तो तुम खड़े होकर क्यों जा रहे हो? आरिसू कहता है ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इससे मेरी लोअर बॉडी स्ट्रांग होती है। रीका कहती है इसका मतलब कि तुम मेरे बगल में बैठने का गोल्डन चांस मिस करना चाहते हो। पता नहीं यार तुम हमेशा ऐसे चांसेस को मिस क्यों कर देते हो। लेकिन आरिसू तो अभी भी रीका के वॉलेट के बारे में परेशान हो रहा था। तो रीका कहती है अच्छा तो वो मुझसे ज्यादा मेरे वॉलेट के लिए परेशान हो रहा था। रीका उससे कहती है वहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुई वो घबराहट भरी थी, लेकिन मुझे मजा आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भीड़ के लिए छोड़कर अपने करीबियों के लिए गाना इतना ज्यादा मजेदार होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत तरीका चुना। लेकिन आरिसू उसकी बात को चुपचाप सुन रहा होता है। रीका कहती है सुनो क्या मैंने सच में कोई गलत तरीका चुन लिया? आरिसू कहता है ऐसी बात नहीं है, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी रही हो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि तुम्हें उसमें मजा आना चाहिए। रीका कहती है मुझे मजा आया था, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर आ गए तो मेरी अट्रैक्ट की हुई भीड़ उन लोगों के पास चली गई, और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फैंस को कोई मुझसे छीन रहा है। आरिसू कहता है लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर सेलेस्टियल्स आ जाएंगे, और ये उनके टीम का नाम है जो कि पार्क में आज आ गए थे। रीका को अपनी पास्ट की एक बात याद आती है जहाँ पर उसके सामने बैठा बंदा जो कि म्यूजिक स्टूडियो से था वो कहता है मुझे लगा था कि तुम इसके लिए तैयार हो, लेकिन लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें
कर ली थी, और क्या तुम्हें रैबिट ना पसंद है। और प्रेजेंट में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहा था, हाँ सेलेस्टियल्स का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अच्छा गया, लेकिन मुझे वहीं पर पास में एक लड़की दिखाई दी जो कि एक हाई स्कूलर थी और शायद उसमें मुझे थोड़ी दिलचस्पी आ गई है, तो हो सकता है कि मैं उससे मिलकर उससे बात करूं। फिर हमें इको, नेने और सिनोबू को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से आरिसू के बारे में बात कर रही थी कि वो रीका के साथ है तो जरूर रीका का वॉलेट उसे मिल गया होगा। इको कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं है। तो नेने कहती है, ऐसी बात नहीं है, यामाबुकी-कुन काम में अच्छा है इसीलिए वो बाकी लड़कों से अलग है। इको कहती है, मैं उससे अपने बहुत सारे काम करवाने वाली हूँ, ठीक है अब मैं चलती हूँ, और वो अपने रास्ते चली जाती है। तो शिनोबू और नेने भी कहते हैं चलो हम भी चलते हैं, और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर से हमें आरिसू और रीका को दिखाया जाता है जहाँ पर रीका बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो म्यूजिक को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। पर आरिसू भी रोने लगता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी कि कहीं वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी तो नहीं आने वाला, इसीलिए मुझे माफ कर दो। तो रीका कहती है, तुम क्यों रोने लग गए। आरिसू कहता है, क्योंकि इसमें मेरी गलती है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है। तो आरिसू जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगता है। रीका कहती है, क्या हो गया। आरिसू कहता है, यामाबुकी परिवार के लोग कभी भी किसी के सामने नहीं रोते, इसीलिए मुझे अपने आंसू को पोंछना होगा, नहीं तो कोई देख लेगा। तो ये देखकर रीका खड़ी हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर जो पैसेंजर्स आए थे वो कहने लगते हैं, अरे यार आजकल के बच्चे तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। और रीका आरिसू से सब चीज के लिए थैंक यू बोलती है और उनके बीच कुछ और बातें होती है। और लास्ट बार हमें उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। और यहीं पर इस एनीमे का सीजन 1 खत्म होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको सीजन 2 देखना है तो मेरे मांगा चैनल पर चले जाइए और वहां पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसका सीजन 2 वहीं पर मांगा की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।